अब्बू लुलू को पुलिस से दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। को पुलिस से छूटने का एक आखिरी मौका नजर आता है। वो इंस्पेक्टर भरत की जेब से हथकड़ी की चाबी लेकर अपने आप को रिहा करने की सोच रहा होता है। अब्बू लुलू की सोच से वाकिफ होकर विशाल और अल्ताफ जहां हैरान हो रहे थे और उस चाबी को पाना तो छोड़ उसे देखकर डर रहे होते हैं, तभी अब्बू लुलू इंस्पेक्टर भरत के करीब बैठे विशाल से धीमी आवाज में कहता है, यही आखिरी मौका है विशाल हमारे पास। मेरा हाथ इस रॉड से बंधा हुआ है, वरना मैं उस चाबी को निकाल लेता। तू धीमे से घुटनों के बल बैठकर चलते हुए उस इंस्पेक्टर के पास जा और उसके जेब में जो लटक रही चाबी को अपने दांतों से दबाकर निकाल ले और उस चाबी को मेरी गोद में रख दे। अब्बू लुलू की बात सुनकर विशाल दंग रह जाता है। मानो उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो इंस्पेक्टर भरत के पास से उस चाबी की लेने की जरूरत भी कर सके। घबराते हुए विशाल अब्बू लुलू से कहता है, नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। अगर गलती से भी ये इंस्पेक्टर जाग गया तो हमारा काफी बुरा हाल करेगा। हौसला देते हुए अब्बू लुलू विशाल से कहता है, ये वक्त हालात के बारे में सोचने का नहीं है, यहाँ से बचकर कैसे निकला जाए वो सोचने का है। अब्बू लुलू की बात सुनकर विशाल हौसला जुटाते हुए इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए एक गहरी सांस लेता है और अपने घुटनों के बल बैठकर धीमे धीमे इंस्पेक्टर के जेब की ओर चला जाता है। बड़ी खामोशी से विशाल अपने दांतों से इंस्पेक्टर की जेब से उस चाबी को खींच लेता है। चाबी निकालकर विशाल धीमे से अब्बू लुलू की ओर आता है और वो चाबी सीधे अब्बू लुलू की गोद में रख देता है। उस चाबी को अब्बू लुलू अपने मुंह में दबाकर अपने एक हाथ की हथकड़ी खोलने लगता है। बड़ी जल्दोजहद के बाद अब्बू लुलू अपनी हाथ की हथकड़ी आखिरकार खोल ही लेता है। हथकड़ी के खुलने पर अब्बू लुलू के साथ साथ विशाल और अल्ताफ की खुशी आरजू पर होती है। अपनी हथकड़ी खोलने के बाद अब्बू लुलू धीमे से अपने साथियों को भी खोलने लगता है। जैसे ही अब्बू लुलू अपने आखिरी साथी अल्ताफ को खोलता है, वैसे ही इंस्पेक्टर भरत की आंख खुल जाती है। इंस्पेक्टर भरत तीनों के हाथ खुले देखकर अचरज में पड़ जाते हैं और चौंक कर कहते हैं, तुम लोगों ने अपने हाथ कैसे खोले? इंस्पेक्टर भरत की आवाज सुन पास बैठा कांस्टेबल भी सतर्क हो जाता है। इससे पहले कि कांस्टेबल या इंस्पेक्टर कुछ कर पाते, अब्बू लुलू और उसके साथी दोनों पर झपट पड़ते हैं। देखते ही देख दोनों गुटों में हाथापाई शुरू हो जाती है और उसी के दौरान अब्बू लुलू के हाथ लग जाती है इंस्पेक्टर भरत की रिवॉल्वर। अपने पैरों पर खड़ा होकर अब्बू लुलू इंस्पेक्टर भरत के सर पर रिवॉल्वर तानते हुए कांस्टेबल से कहता है, अबे ओ हवलदार, चुपचाप बैठ जा और छोड़ दे मेरे आदमियों को। तभी अब्बू लुलू इंस्पेक्टर भरत से कहता है, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर इंस्पेक्टर, वरना इसी सरकारी रिवॉल्वर से तेरी खोपड़ी में 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा। सामने आवाज देकर इस वैन को रोकने के लिए बोल। अपने हाथ ऊपर खड़े कर इंस्पेक्टर भरत अब्बू लुलू से कहते हैं, नहीं, मैं ये वैन रुकने नहीं दूंगा। तुम चुपचाप अपने आप को मुझे हवाले कर दो, वरना ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। मुस्कुराते हुए अब्बू लुलू इंस्पेक्टर भरत से कहता है, पासा पलट चुका है इंस्पेक्टर, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इतना कहकर अब्बू लुलू रिवॉल्वर से वैन के अंदर ऊपर की ओर फायर कर देता है। गोली चलने की आवाज सुनकर ड्राइवर वैन रोक देता है और साथ ही साथ आगे बैठे 2 कांस्टेबल भी सतर्क हो जाते हैं। आगे के 2 कांस्टेबल नीचे की ओर उतरते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, सामने से अब्बू लुलू और उसके साथी गन पॉइंट पर हवलदार और इंस्पेक्टर भरत को अपने साथ लिए वैन के नीचे उतरते हैं। दोनों कांस्टेबल अपने हाथ में गन लिए अब्बू लुलू की ओर तान देते हैं। तभी उन दोनों कांस्टेबल को अब्बू लुलू कहता है, तुम्हारी गन मेरे आदमियों के हवाले कर दो, वरना तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब की खोपड़ी नहीं बचेगी। कोई चारा ना पाकर दोनों कांस्टेबल भी अपने हथियार डाल देते हैं। देखते ही देख अब्बू लुलू और उसके साथी ड्राइवर से लेकर सभी पुलिस कर्मियों को उन्हीं की हथकड़ी से बांध देते हैं। तभी अब्बू लुलू इतराते हुए सभी पुलिस कर्मियों के आगे आता है और एक एक कर उनकी जेब से पैसों से लेकर फोन तक सब अपने कब्जे में ले लेता है। उसी वक्त अब्बू लुलू इंस्पेक्टर भरत के वॉलेट में रखी तस्वीरें देखते हुए कहता है, काफी खूबसूरत है हमारी भाभी जी इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपके छोटे छोटे बाल बच्चे भी हैं। आप फिक्र मत कीजिए दरोगा बाबू, आपके बच्चे अनाथ नहीं होंगे। मैं आपको मारूंगा नहीं, क्योंकि आपको मारकर मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये जो मेरे अंदर का गुस्सा है ना, वो सिर्फ अनमोल और जोया पर ही फूटेगा। इंस्पेक्टर भरत अब्बू लुलू से कहते हैं, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, चुपचाप मेरी बात मान लो, तुम ज्यादा देर तक पुलिस से बच नहीं सकते।
इंस्पेक्टर पर गन ताने और वैन की ओर जाते हुए अब्बू लुलू जवाब में कहता है, कसम खाकर कहता हूँ इंस्पेक्टर, जब तक जोया और अनमोल को खत्म नहीं कर देता तब तक मैं पुलिस के हाथों नहीं लगने वाला। इतना कहकर अब्बू लुलू अपने साथियों के साथ वैन में बैठकर वहां से भाग निकलता है। रात के 2 बज रहे होते हैं। हाईवे से होते हुए अब्बू लुलू पुलिस की वैन सीधे जंगल से बने कच्चे रास्ते की ओर ले जाता है। काफी देर वैन चलाने के बाद अल्ताफ अब्बू लुलू से कहता है, भाई कहीं तो गाड़ी रोकनी होगी, मंजिल का पता नहीं, हम यूं ही चले जा रहे हैं। अपने आसपास सुनसान जगह को देखते हुए अब्बू लुलू अल्ताफ से कहता है, ये सही जगह लग रही है मुझे, गाड़ी रोक, अभी असगर भाई को कॉल करता हूँ। पुलिस कर्मियों से लिया हुआ फोन अब्बू लुलू अपने जेब से निकालता है और सीधा असगर को कॉल लगाता है। जैसे ही असगर फोन उठाता है अब्बू लुलू उसे कहता है, हेलो असगर भाई, मैं अब्बू लुलू बात कर रहा हूँ। अब्बू लुलू की आवाज सुनकर असगर चौंकते हुए कहता है, अब्बू कहाँ है तू? मैंने सुना है तुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। अब्बू लुलू असगर से कहता है, भाई बड़ी मुश्किल से पुलिस के चंगुल से छूट कर निकला हूँ। आप ही का काम करने गया था पर उस अनमोल ने ना जाने कैसे मुझे पुलिस से पकड़वा लिया। मुझे माफ कर देना भाई, मैं आपका काम करने में नाकामयाब हुआ। पर हाँ, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अनमोल के पास वो अर्थशास्त्र का हिस्सा है। अब आपको वो काम पूरा करना है जिसे मैं करने में नाकामयाब रहा। भाई अब ये आपकी जिम्मेदारी है, कैसे भी करके आपको उस अर्थशास्त्र को अनमोल से छीनना ही होगा। अब्बू लुलू की बात सुनकर असगर उसे कहता है, तेरा अधूरा काम मैं पूरा करके ही रहूंगा अब्बू। अगर तेरी खबर अनमोल को नहीं लगती तो शायद तू अपने मकसद में कामयाब ही हो जाता। सिर्फ अनमोल को मारकर वो अर्थशास्त्र लेने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, तुझे बचाने की भी है। तो इस वक्त जहां भी है वहां से निकलकर सीधे धनबाद चले जा, वहां पर मेरी काफी जान पहचान है। एक बार तू वहां पहुंच गया तो मेरे लोग तुझे वहां से लेकर कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड में रख लेंगे। कुछ वक्त बीत जाने दे, उसके बाद मैं तुझे हिफाजत से हैदराबाद ले आऊंगा। अब्बू लुलू गुजारिश करते हुए असगर से कहता है, बस एक गुजारिश है मेरी आपसे असगर भाई, अनमोल से वो अर्थशास्त्र छीनना जरूर, पर उसको मौत के घाट मत उतारना, क्योंकि जोया और अनमोल को मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ हैदराबाद पहुंचकर। सोचते हुए असगर अब्बू लुलू से कहता है, ठीक है अब्बू, तू ही शिकार करेगा अनमोल का, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ उसने तुझे ही पहुंचाई है। तेरी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी करूंगा, तो फिक्र मत कर। अर्थशास्त्र के मिलने के बाद अनमोल के सिर्फ हाथ पैर ही टूटेंगे, बस तू अपना ख्याल रखना। आखिर में अब्बू लुलू असगर से कहता है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा भाई, हो सके तो कुछ दिनों के लिए अपना ठिकाना बदल लेना, शायद ये हमारा कॉल ट्रेस हो रहा हो। असगर से बात कर अब्बू लुलू उस फोन को बंद कर वहां पीछे झाड़ियों में फेंक देता है और सीधे वैन स्टार्ट कर अपने साथियों को लिए धनबाद की ओर निकल पड़ता है। अनमोल और जोया बस में बैठे हैदराबाद की ओर जा रहे होते हैं। जोया को बस में शांति से सोता हुआ देख अनमोल उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। अनमोल जोया के सर पर हाथ फेरने लगता है और अपने मन में अपने आप से बातें करने लगता है। इतनी प्यारी लग रही है तू जोया, दिल कर रहा है कि तुझे यूं ही देखता रहूं। मैं जानता हूं कि तू मुझसे कितना प्यार करती है, पर तू ये नहीं जानती कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ था, इसलिए कभी तुझसे खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। हर वक्त अपने मकसद को पाने के चक्कर में तुझसे दूर होता गया। तू नहीं जानती जोया, तू मेरे लिए कितनी मायने रखती है, पर आज मैं तुझे अपने प्यार का इजहार तेरे सामने करके ही रहूंगा। तुझसे आज मैं ये कह ही दूंगा कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। अनमोल जोया के सर पर हाथ फेर ही रहा होता है कि तभी जोया की नींद खुल जाती है। मुस्कुराते हुए जोया अनमोल से कहती है, तुझे नहीं सोना, नींद नहीं आ रही है तुझे क्या? बड़े प्यार से जोया की ओर देखते हुए अनमोल उसे कहता है, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है जोया, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अनमोल जोया की ओर देखने लगता है और जैसे ही वो अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है, ठीक उसी वक्त बस का ड्राइवर उन्हें आवाज लगाते हुए कहता है, चलिए भाई साहब, गाड़ी यहाँ कुछ देर के लिए रुकने वाली है इस ढाबे में। गाड़ी में कुछ खराबी चल रही है, इसलिए यहाँ कुछ टाइम ज्यादा ही लगेगा। आपको चाय कॉफी या कुछ खाना हो तो यहाँ इस ढाबे पे सब मिलेगा। फिर एक बार गाड़ी शुरू होगी तो कहीं नहीं रुकेगी। ड्राइवर की बात सुनकर जोया अनमोल से कहती है, ना जाने क्यों इस टाइम पर मुझे काफी भूख लग रही है, ढाबा भी काफी अच्छा लग रहा है। चल कर कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठकर बात करेंगे। सर हिलाते हुए अनमोल जोया से कहता है, ठीक है, खाने के बाद तुझसे आराम से बात करूंगा। इतना कहकर जोया और अनमोल बस से नीचे उतर जाते हैं और ढाबे की ओर जाने लगते हैं। क्या कर पाएगा अनमोल अपना इजहारे इश्क जोया के सामने?
क्या आखिरकार एक हो जाएंगे जोया और अनमोल, या फिर कहानी लेगी कोई और दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। बस से नीचे उतरकर जोया और अनमोल ढाबे की ओर जाते हैं। ढाबे से आ रही मजेदार खाने की खुशबू को सूंघते हुए जोया अनमोल से कहती है, खाने की खुशबू सूंघ कर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। मजेदार खाना दिख रहा है यहाँ का। चल, चलकर खूब खाना खाते हैं अनमोल। तूने सुना ना कि ड्राइवर ने क्या कहा, कि एक बार बस चलने लगेगी तो फिर रुकेगी नहीं। अपना सर हिलाते हुए अनमोल जोया से कहता है, बड़ी भूख करनी है तू। रात के 2 बजे तुझे कैसे भूख लग रही है यार? हैरानी से अनमोल को देखते हुए जोया उसे जवाब देते हुए कहती है, भूख कैसे लग रही है? बोले तो पिछले 6-7 घंटे से ये ड्राइवर सिर्फ गाड़ियां स्पीड ब्रेकर पर उछाल उछाल के चला रहा। कहीं रोको इनो गाड़ी को। तब से भूख लग रही है मेरे को। खाली 10 रुपए के टाइम पास फलीली में और एक पॉपकॉर्न का पैकेट खाई बस। भूख नहीं लगी तो क्या लगती, ज्यादा नहीं खाती मैं खाना। अपना सर पीटते हुए अनमोल उसे कहता है, खा ले मेरी माँ, जितना खाना है खा ले। वैसे भी बस को काफी देर होने वाली है, पता नहीं बस में क्या खराबी आई है। तभी जोया याद करते हुए अनमोल से पूछती है, वैसे तू कुछ एक जरूरी बात करने वाला था मुझसे। बोल, क्या कहना था तुझे मुझको? जोया को देखते हुए अनमोल उसे कहता है, भूख में तू काफी चिड़चिड़ी हो जाती है। अच्छे से बात करने जाऊंगा तो तू कहीं उसका कबाड़ा न कर दे। पहले खाना खा ले, फिर आराम से बात करेंगे। अनमोल को तिरछी नजरों से देखते हुए जोया उसे कहती है, ठीक है, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। तू तब तक मेरे लिए मेनू में जो अच्छा लग रहा है उसे ऑर्डर कर देना। और सुन, लिट्टी चोखा ऑर्डर करना मत भूलना। अनमोल से बात कर जोया वॉशरूम की ओर चली जाती है। एक बड़ी से कमरे में जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा छाया हुआ होता है, वहीं उस कमरे के बीचों बीच बंधे हुए होते हैं रहीम चाचा। अचानक से उस बड़े से कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजे के खुलते ही कुर्सी पर बंधे हुए रहीम चाचा को दिखाई देता है असगर। उस दरवाजे से होते हुए असगर सीधे रहीम चाचा की ओर आ रहा होता है। रहीम चाचा के सामने आ खड़ा होकर असगर उनके मुंह से टेप हटा देता है। टेप के हटते ही रहीम चाचा असगर से कहने लगते हैं, इतने साल से काम किया है मैंने तुम्हारे साथ असगर, थोड़ा सा तो रहम करो मुझ पर, थोड़ा तो यकीन करो मुझ पर। खुदा कसम मैंने कभी तुमसे बेईमानी नहीं की है। गंभीर होते हुए असगर रहीम चाचा से कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रहीम। तुम मेरे खास आदमियों में से एक थे, पर मेरी जानकारी अनमोल को देकर तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। असगर को समझाते हुए रहीम चाचा उसे कहते हैं, मैंने कहा ना, मैंने तुमसे कोई गद्दारी नहीं की है। हाँ, मैंने अनमोल की मदद की क्योंकि मैं उसे तुमसे बचाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मौर्य काल के एंटीक्स लेकर आए और उन एंटीक्स के बदले वो तुमसे अपनी जान का सौदा कर ले, क्योंकि मुझे पता है कि एक ना एक दिन तुम अनमोल को मार कर ही रहोगे। बस इसीलिए मैंने अनमोल की मदद करने की सोची थी, पर मैंने अनमोल को कोई खास खबर तुम्हारे या धंधे के बारे में नहीं दी। अपना सर हिलाते हुए असगर रहीम चाचा से कहता है, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है रहीम। मुझे तो ये भी शक है कि तुम ही ने अब्बू की खबर अनमोल को दी थी, जिसके कारण वो पकड़ा गया। इनकार करते हुए रहीम चाचा असगर को समझाते हुए कहते हैं, सच में मैंने अब्बू लुलू की कोई जानकारी उन्हें नहीं दी। मेरा यकीन करो, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। बस मुझे इतना पता था कि अनमोल के हाथ अर्थशास्त्र लग चुका है। रहीम चाचा की बात सुनकर असगर अपनी जेब से फोन निकालते हुए उन्हें कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें खबर इधर से उधर पहुंचाने की। अब बहुत काम कर लिया तुमने अनमोल और जोया के लिए, अब मेरा काम भी तो कर ले रहीम। ये फोन ले और पूछ जोया से कि इस वक्त वो अभी बिहार में कहाँ है। घबराते हुए रहीम चाचा असगर से कहते हैं, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मैं जोया से कुछ नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं असगर, तुम मुझे अभी खत्म कर ही दोगे और मारने से पहले मैं अपनी वजह से उन बच्चों के ऊपर कोई खतरा नहीं आने दूंगा। रहीम चाचा की बात सुनकर असगर उन्हें कहता है, जैनब आपा कैसी है रहीम? सुना है आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। सोच रहा हूँ कि उनके पास एक बार चला ही जाता हूँ, उनकी कैफियत लेने। असगर की बात सुन रहीम चाचा टूट जाते हैं, क्योंकि रहीम चाचा समझ जाते हैं कि वो अगर असगर की बात नहीं मानेंगे तो वो उनकी बीवी को मार देगा। रहीम चाचा बड़ी गहरी सोच में चले जाते हैं। तभी असगर गुस्से में आते हुए रहीम चाचा से कहता है, मैं पहले से ही काफी खफा हूं रहीम, तुम मुझे और मजबूर मत करो कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं। कॉल करो जोया को। असगर रहीम चाचा के बंधे हुए हाथ खोल देता है।
ना चाहते हुए भी रहीम चाचा जोया को फोन लगाते हैं और जैसे ही जोया फोन उठाती है, रहीम चाचा उससे पूछते हैं, हेलो जोया बेटी, कहाँ हो तुम लोग? जवाब में जोया रहीम चाचा से कहती है, इतनी रात गए कॉल किया चाचा, कोई जरूरी बात थी जो अभी कॉल किया? बड़े भावुक होते हुए रहीम चाचा जोया से बात करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरी बात नहीं थी, बस तेरी और अनमोल की खैरियत लेनी थी। कहाँ हो तुम लोग और कब पहुंच रहे हो तुम लोग हैदराबाद? जोया रहीम चाचा से कहती है, अरे आप हमारी चिंता मत कीजिए रहीम चाचा, हम अभी गोल घर से निकले हैं। हाईवे पर जो प्रताप नाम का ढाबा है, हमारी बस वहीं रुकी हुई है। कुछ देर और रुकेंगे हम यहाँ, क्योंकि हमारी बस का यहाँ रिपेयर का काम चल रहा है। अनमोल मेरे लिए बाहर खाना ऑर्डर कर रहा है, बस खाना खाकर कुछ देर यहाँ रुककर निकलेंगे हम हैदराबाद के लिए। रहीम चाचा जोया से कहते हैं, ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना और अनमोल का भी। ना जाने कब तुझसे मिलना होगा, और याद रखना अपने रहीम चाचा को दुआ में, और अनमोल से कहना कि वो एंटीक की दुनिया का सिकंदर है। हैरान होते हुए जोया रहीम चाचा से पूछने लगती है, अरे चाचा, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आपकी आवाज एकदम दबी दबी सी लग रही है। असगर घूर कर रहीम चाचा को देखने लगता है। उसी वक्त रहीम चाचा फोन पर जोया से कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, चल मैं अब फोन रखता हूँ, खुदा हाफिज, अनमोल को भी मेरा प्यार देना। जैसे ही रहीम चाचा फोन रखते हैं, असगर उन्हें देखते हुए कहता है, बड़ी चिंता है तुझे रहीम, जोया और अनमोल की। जवाब में रहीम चाचा असगर से कहते हैं, बच्चे हैं वो असगर, उनसे बैर मत रख। असगर रहीम चाचा से कहता है, तेरे उन्हीं बच्चों ने मुझे काफी नुकसान पहुंचाया है, और तेरे उस बच्ची ने मुझे धोखा दिया है, और तुझे पता है धोखे की सजा सिर्फ मौत है, और तूने भी तो मुझे धोखा दिया है रहीम। असगर की आंखों में देखते हुए रहीम चाचा उसे कहते हैं, बहुत अच्छे से जानता हूँ असगर मैं तुम्हें, कि तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इस धंधे में एक बार इंसान किसी का भरोसा खो देता है तो वो किसी काम का नहीं रहता, और अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं, इसीलिए तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। पर मुझे भरोसा है ऊपर वाले पर कि वो तुमसे उन बच्चों की हिफाजत करके ही रहेगा। अपनी जेब से बंदूक निकालते हुए असगर रहीम चाचा से पूछता है, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो मुझे, पूरी करूंगा मैं उसे। अपनी आंखें बंद करते हुए रहीम चाचा असगर से कहते हैं, तुझसे अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर कर मैं अपने ऊपर एक कर्जा नहीं डालना चाहता। अपने दोनों हाथ फैलाए रहीम चाचा ऊपर वाले से दुआ करते हुए कहते हैं, या परवरदिगार, मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश तुझसे कहता हूँ, मेरी बस इतनी इल्तिजा है कि तू अनमोल और जोया की हिफाजत करना, उन्हें कुछ मत होने देना। जैसे ही रहीम चाचा ऊपर वाले से अपनी दुआ पूरी करते हैं, देखते ही देख असगर रहीम चाचा के ऊपर गोली चला देता है और उन्हें खत्म कर देता है। रहीम चाचा को मारने के बाद असगर अपने कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। तभी असगर अपनी जेब से फोन निकालता है और एक कॉल लगाते हुए कहता है, हेलो सिकंदर, मैं असगर बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जवाब में सिकंदर असगर से कहता है, आदाब असगर भाई, कहिए कैसे याद किया? असगर सिकंदर से कहता है, बहुत जरूरी काम है सिकंदर, जिसके लिए मैंने तुम्हें अभी याद किया है। पहले मुझे ये बताओ कि तुम गोल घर के पास हाईवे पर जो प्रताप ढाबा पड़ता है, वहां से तुम कितनी देर में पहुंच सकते हो? जवाब में सिकंदर असगर से कहता है, बस आप हुक्म कीजिए असगर भाई, मुझे वहां पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे। असगर समझाते हुए सिकंदर से कहता है, तुझे एक लड़का और लड़की की डिटेल्स भेज रहा हूँ, उन्हें अच्छे से देख लेना। वो लड़का और लड़की उसी ढाबे पर रुके होंगे, उनके पास एक पत्थर जैसे दिखने वाली चीज होगी जो कि एक नायाब एंटीक है। उस एंटीक को तुझे उनसे छीनना ही होगा और उस लड़के के हाथ पैर तोड़ने होंगे। अपने आदमियों को उस ढाबे पर लेकर जा और वो पत्थर की तख्ती छीन ले और उसे मुझे दे दे। अगर वो लड़का और लड़की तुझे ढाबे पर नहीं मिले तो उनकी बस का पीछा करना है जो हैदराबाद की ओर आ रही है। समझ गया मेरा काम जो तुझे करना है? असगर की बात समझकर सिकंदर उसे कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए असगर भाई, मैं आपका वो एंटीक उस लड़के से ऐसे छीनूंगा जैसे कि कोई बच्चे के हाथ से टॉफी छीनता है। मेरे लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है, आप मुझे सारी डिटेल्स भेज दीजिए, मैं तुरंत ही अपने आदमियों को लेकर निकलता हूँ। सिकंदर से बात कर असगर फोन रख देता है और अनमोल और जोया की सारी डिटेल्स उसे भेज देता है। क्या सिकंदर छीन पाएगा अनमोल से वो अर्थशास्त्र? क्या होने वाला है आगे प्रताप ढाबे में? और कैसे हिफाजत करेगा अनमोल अपनी और जोया की सिकंदर और उसके गुंडों से? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।
रात के 2:30 बज रहे होते हैं। जोया प्रताप ढाबे में आसपास के खुले मैदानों को और दूर दिख रहे पहाड़ों को देख रही होती है। तभी पीछे से अनमोल वहां आता है और उसे एक जगह खड़ा होकर घूर कर देखने लगता है। जोया अपने आसपास के इलाके और पहाड़ों को देखने में इतनी मसरूफ हो जाती है कि उसे ये भी नहीं दिखाई देता कि अनमोल उसके करीब खड़ा होकर उसे ही देख रहा है। अनमोल की उपस्थिति से बेखबर जोया उस जगह को देखते हुए चल रही होती है और तभी उसकी पीठ अनमोल से टकरा जाती है। पीछे मुड़कर जोया जब देखती है कि वो आखिर किससे टकराई है, तभी उसे पीछे उसे घूरते हुए दिखाई देता है अनमोल। अपने आप को संभालते हुए जोया अनमोल से कहती है, ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? अब क्या किया है मैंने? डांटते हुए अनमोल जोया से कहता है, घूर कर ना देखूं तो क्या करूं? आरती उतारूं तेरी? पिछले 10 मिनट से तुझे यहाँ वहां ढूंढ रहा हूं और तू है कि यहाँ टहल रही है। तेरा खाना ऑर्डर हो गया है, तब से बाहर टेबल पर रखा हुआ है। खाने की बात सुनकर जोया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। खुश होते हुए जोया अनमोल से कहती है, बड़ी मस्त जगह है यार, देख वो पहाड़ तुझे दिखाई दे रहे हैं। आज हम यहाँ सुबह आते तो कितनी अच्छी फोटोज खींच पाते। मुझे लगता है आसपास बड़ा ही घना जंगल है। मुझे हमेशा से ऐसी ढाबे में आकर खाने का मन था जहाँ चारों ओर जंगल ही जंगल हो। खाने की बात सुनते ही मेरे पेट के चूहे फुदक रहे हैं। चल जल्दी से खाना खाते हैं। इतना कहकर जोया खाने की ओर चली जाती है और अनमोल उसे जाता हुआ देख रहा होता है। ढाबे के बाहर लगे टेबल्स पर कुछ लोग आराम से खाने का मजा ले रहे होते हैं। उन्हीं टेबल में से एक टेबल होती है जोया और अनमोल की, जहां उनका खाना रखा हुआ होता है। खाने को देखते हुए जोया अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है, वाह, रोटी पनीर जीरा राइस और ये लिट्टी चोखा, मेरी भूख तो वैसे ही डबल हो गई है। अपने कुर्सी पर बैठकर जोया खाने पर टूट पड़ती है। जोया को देखते हुए अनमोल सोचते हुए कहता है, खाने में इतनी डूब जाती है ये लड़की कि मुझसे बात तक नहीं कर रही। ठीक है, एक बार अच्छे से इसे खा लेने देता हूँ, फिर इसे अपने दिल की बात कहता हूँ। खाते हुए जोया अनमोल से कहती है, अरे अनमोल, तू वहां क्या फील्डिंग कर रहा है? चल आ मेरे साथ बैटिंग कर। वाकई में खाना बड़ा लजीज है यहाँ का। जैसे ही अनमोल खाना शुरू करता है, बस कुछ ही पल बाद अनमोल को अपनी जेब में से कुछ गर्माहट सी महसूस होती है। उस गर्माहट को महसूस कर अनमोल समझ जाता है कि उसका जादुई आईना उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अनमोल के बदले हुए हाव भाव को महसूस कर जोया अपना खाता हुआ निवाला रोक कर उसे पूछती है, अचानक से क्या हो गया तेरे को? ये तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? तभी अनमोल अपने जेब से जादुई आईना निकालता है और उसमें देखने लगता है। जैसे ही जोया और अनमोल उस जादुई आईने के अंदर देखने लगते हैं, उन्हें उस आईने में सिर्फ लाल रंग नजर आता है और वो आईना काफी चमक रहा होता है। हैरान होते हुए जोया अनमोल से पूछती है, ये तेरा आईना ऐसे लाल होकर चमक क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये हमें कोई डेंजर का सिग्नल दे रहा हो। अपने आसपास हैरान होकर देखते हुए अनमोल जोया से कहता है, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो तू कह रही है वो सच है। मेरा आईना मुझे पहली बार ऐसा संकेत दे रहा है। तभी जोया अनमोल से पूछती है, अर्थशास्त्र कहाँ है? अच्छे से उठाकर तो रखा है ना उसे? अपने कांधे पर लगे हुए बैग को दिखाते हुए अनमोल जोया से कहता है, बैग में ही है अर्थशास्त्र। एक पल के लिए भी इसे अपने से अलग नहीं कर रहा हूं मैं। सोचते हुए जोया कहने लगती है, तेरे इस आईने के संकेत को हल्के में नहीं ले सकते हम। खाना खाए बिना जोया अपनी जगह से उठते हुए बस की ओर जाने लगती है। जोया को ऐसे खाना छोड़कर जाता हुआ देख अनमोल उसे पूछता है, क्या हुआ जोया, खाना तो खा ले। जोया अपना सर हिलाते हुए अनमोल से कहती है, खाने की परवाह नहीं है मुझे, यहाँ से जल्द निकलना है। मैं ड्राइवर के पास जाती हूँ पूछने के लिए कि आखिर बस कितनी देर में स्टार्ट होगी। जैसे ही जोया अपनी जगह से उठकर बस की ओर जा रही होती है, ठीक उसी वक्त जीप में बैठे 5 से 6 लोग अपने हाथ में हॉकी स्टिक्स और अन्य हथियार लिए ढाबे पर पहुंच जाते हैं। जोया और अनमोल की नजर उन पर पड़ती, पर वो ज्यादा उनकी ओर गौर नहीं करते। जोया बस की ओर चली जाती है और अनमोल वहीं बैठा हुआ होता है। उस जीप से उतरकर वो सारे लोग एक टेबल पर बैठ जाते हैं और अनमोल की ओर देखने लगते हैं। उनमें से एक शख्स अनमोल को देखते हुए अपने साथी से कहता है, वो देखिए सिकंदर भाई, जिसकी तलाश है वो लड़का और लड़की यही है। किस्मत अच्छी है हमारी कि बस का पीछा नहीं करना पड़ा। मैं तो कहता हूँ अभी इनका काम तमाम कर देते हैं। बस की ओर देखते हुए
सिकंदर उस शख्स से कहता है, ठहर जा सुशील, लगता है बच्चों की बस खराब हो गई है। थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद इन बच्चों का शिकार करते हैं। सीटी मारकर सिकंदर एक वेटर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, जो भी है बढ़िया खाने के लिए जल्दी टेबल पर लगा दे, मेरे बच्चों को बड़ी भूख लगी है। जोया की ओर देखते हुए सिकंदर वेटर से कहने लगता है, और रात को ये लोग और भी भूखे हो जाते हैं, चल जा। बस ड्राइवर के पास खड़ी जोया उसे पूछती है, भैया और कितनी देर होगी, आखिर कब निकलेगी ये बस हैदराबाद के लिए। ड्राइवर जोया से कहता है, देखिए ना मैडम, काम चल ही रहा है, आप अपना खाना खत्म कर लीजिए, तब तक हम भी अपना काम खत्म कर लेते हैं, बस 15 से 20 मिनट और। जोया ड्राइवर से बात कर ही रही होती है कि उतने में अनमोल वहां आता है। अनमोल को अपने पास खड़ा देख जोया उससे पूछती है, तू यहाँ क्यों आया अभी, टाइम है बस को निकलने में, जा जाकर बैठकर खाना खा ले। और हाँ, याद आया, खाना खाने के बाद मुझसे कुछ जरूरी बात करने वाला था ना तू। जोया की ओर देखते हुए अनमोल उसे कहता है, तेरे बिना ऐसे कैसे खा लेता मैं, और जो बात मैं तुझसे कहने वाला हूँ वो बहुत जरूरी है जोया, मुझसे और रहा नहीं जा रहा है, मैं तुझसे कह ही देता हूँ जो मेरे दिल में है। अनमोल अपने दिल की बात जोया से कहने ही जा रहा होता है कि तभी अनमोल का आईना फिर से जेब में रखा गर्म हो रहा होता है। जैसे ही अनमोल अपने आईने की गर्माहट महसूस करता है, तुरंत अनमोल अपना आईना जेब से निकालता है। आईने को बाहर निकालकर अनमोल जैसे ही उसमें देखता है, उसमें उसे सिकंदर दिखाई देता है। जोया भी उस आईने में सिकंदर को देख कहती है, ये शख्स को तो मैंने अभी यहाँ कहीं देखा है। गंभीर होते हुए अनमोल भी सोच में पड़ जाता है। जैसे ही अनमोल अपने दाएं और कुछ दूर बैठे लोगों के बीच सिकंदर को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। तभी जोया अनमोल से कहती है, तेरे आईने में तो वही शख्स है जो उन लोगों के बीच बैठा है, मुझे तो वो सभी गुंडे लग रहे हैं अनमोल। घबराते हुए अनमोल जोया से कहता है, वो ना हो जोया, वो हमारे पीछे ही यहाँ आए हैं, पर उन्हें हमारे लोकेशन का कैसे पता चला, हम दोनों के अलावा किसी को भी तो नहीं पता है कि हम कहाँ हैं। सोचते हुए जोया अनमोल से कहती है, कुछ देर पहले रहीम चाचा का कॉल आया था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि हम लोग कहाँ हैं, उन्हें हमारी बड़ी फिक्र सता रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें बातों ही बातों में हमारी लोकेशन के बारे में बता दिया, पर मुझे नहीं लगता कि रहीम चाचा हमारे साथ कुछ गलत करेंगे, और वो मुझे थोड़े परेशान भी लग रहे थे। जोया की बात सुनकर अनमोल हैरान होते हुए कहता है, इतनी रात गए रहीम चाचा का कॉल करना और परेशानी में बात करना, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है जोया, मुझे तो अब रहीम चाचा की भी फिक्र खाई जा रही है। अनमोल की बात सुनकर जोया भी दंग रह जाती है और उससे पूछती है, अब क्या करें अनमोल, मुझे तो मामला बड़ा संजीदा दिखाई दे रहा है। सिकंदर और उसके आदमियों को देखते हुए अनमोल जोया से कहता है, हम बस का इंतजार नहीं कर सकते, बस के शुरू होने से पहले वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अभी वो लोग बड़े बेफिक्र होकर खाना खा रहे हैं, यही सही मौका है यहाँ से निकलने का, उन्हें बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमें उनके बारे में पता लग चुका है। घबराते हुए जोया अनमोल से पूछती है, पर हम यहाँ से जाएंगे कहाँ, चारों ओर जंगल ही जंगल है, हम एक काम क्यों नहीं करते, हम पुलिस को इत्तला क्यों नहीं कर देते। जोया का जवाब देते हुए अनमोल उससे कहता है, इस वक्त में पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर सकता जोया, और हमारे पास किसी को इत्तला करने का वक्त नहीं है, यहाँ से चुपचाप निकलकर हमें इन लोगों से जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाना होगा। तभी अनमोल बड़ी चालाकी से ड्राइवर की ओर जाते हुए उसे कहता है, अरे भैया जी, आपको कुछ चाहिए, चाय कॉफी। ड्राइवर अनमोल से कहता है, हाँ भाई जी, काफी नींद आ रही है, चाय ला देते तो अच्छा होता। बस के पीछे की ओर जाते हुए अनमोल ड्राइवर से कहता है, बस अभी लाया भैया, आप यहाँ बैठे रहिए, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आता हूँ। बस के पीछे जाकर अनमोल जोया को धीमे से इशारा करता है कि वो उसकी ओर चली आए। जैसे ही जोया अनमोल के पास चली आती है, अनमोल उसे जंगल के अंधेरे को देखते हुए कहता है, बस यहीं से हमें निकलना होगा जोया, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अनमोल अपने कंधे पर लगाए बैग को और कसकर बांध देता है और जोया का हाथ पकड़कर अंधेरे रास्ते से जंगल की ओर जाने लगता है। कहां ले जाएगा जोया और अनमोल को जंगल का ये रास्ता, और कैसे बचेंगे जोया और अनमोल सिकंदर और उनके आदमियों से, जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अपने आप को सिकंदर से। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग।
आपको सिकंदर से बचाने के लिए मौका पाकर अनमोल और जोया अंधेरे रास्ते से जंगल की ओर चले जाते हैं। उस अंधेरी रास्ते से तेजी से जाते हुए जोया का रुमाल रास्ते पर गिर जाता है। कुछ पल बीत जाने के बाद सुशील सिकंदर से कहता है, भाई, अपने दोनों बकरे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गुल तो नहीं हो गए? चाय की चुस्की लेते हुए सिकंदर अपने आदमियों से कहता है, अरे कहाँ जाएंगे वो लोग, बस अभी बनी नहीं है, क्या पैदल हैदराबाद के लिए निकलेंगे? सिकंदर की बात सुनकर उसके लोग ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। तभी सिकंदर कहता है, होंगे यहीं कहीं, बस ये चाय खत्म कर दोनों को देखता हूँ। चाय की चुस्की लेते हुए सिकंदर से सुशील कहता है, भाई, आप उस लड़के के साथ चाहे जो करना, उसके हाथ पैर तोड़ देना, पर उस लड़की को कुछ मत करना, बड़ी प्यारी दिखती है, उसे तो मैं अपने साथ घर ले जाऊंगा कुछ दिनों के लिए। अपनी चाय का प्याला नीचे रखते हुए सिकंदर कहते हुए उठता है, गांव बसा नहीं कि लुटेरे लूटने चले आ गए। सिकंदर की बात सुनकर वहां सभी लोग हंसने लगते हैं। अपनी जगह से खड़ा होकर सिकंदर कहता है, पहले उन्हें पकड़ तो लेते हैं, फिर जिसे जो बंटवारा करना है वो टॉस डालकर कर लेते हैं। जैसे ही सिकंदर बस की ओर जाने लगता है, उसके सभी साथी उसके पीछे चलने लगते हैं। जैसे ही सिकंदर बस के करीब पहुंचता है, ड्राइवर अपनी घड़ी में देखने लगता है, मानो वो किसी का इंतजार कर रहा हो। बस के नीचे से निकलकर मैकेनिक ड्राइवर से कहता है, और ड्राइवर साहब, किसका इंतजार कर रहे हो? अभी किसी का इंतजार मत करो, गाड़ी एकदम चकाचक बन चुकी है, अब सीधे इसे हैदराबाद लेकर ही रोकना। ड्राइवर मैकेनिक से कहता है, अरे हमारे बस में जो एक पैसेंजर लड़का लड़की थे, वो तब से कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे लिए चाय लेने गया था वो लड़का, पर पता नहीं दोनों रात के अंधेरे में कहां गुल हो गए। ड्राइवर की बात सुनकर सिकंदर के कान खड़े हो जाते हैं। वो हरकत में आते हुए अपने लोगों से कहता है, वो लड़का लड़की कहीं दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को? जल्दी सब फैल जाओ और उन्हें जल्द से जल्द ढूंढो, जाओ जल्दी। सिकंदर के सभी साथी ढाबे के चारों ओर जोया और अनमोल को ढूंढने में जुट जाते हैं। सभी जगह अच्छे से देखने के बाद भी जोया और अनमोल उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते। तब सभी सिकंदर के साथी उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी सुशील सिकंदर से कहता है, सभी जगह देख लिया उन लोगों को, पर उन लोगों का यहाँ नामो निशान नहीं है। झटपटाते हुए सिकंदर अपनी हथेली पर मुक्का मारते हुए कहता है, लगता है यहाँ से निकल गए वो दोनों। गुस्से में तिलमिलाया सिकंदर ड्राइवर की ओर जाकर अपनी जेब से फोन निकालता है और उसमें से जोया और अनमोल की तस्वीर दिखाते हुए उसे पूछता है, ये जो लड़का और लड़की हैं जो अभी यहाँ घूम रहे थे, कहाँ है वो लोग? आखिरी बार कहाँ देखा था तुमने इन्हें? ड्राइवर अनमोल और जोया की तस्वीर गौर से देखते हुए कहता है, इस लड़के को मैंने वहां जाते हुए देखा था आखिरी बार, उसके बाद से मुझे ये दोनों दिखाई नहीं पड़े। अब मैं भी इनका 10 से 15 मिनट ही इंतजार करूंगा, और अगर ये लोग नहीं आए तो मैं हैदराबाद के लिए निकल जाऊंगा। इतना कहकर ड्राइवर बस में बैठ जाता है। ड्राइवर के जाते ही सिकंदर अपने आदमियों से कहता है, उस ड्राइवर ने कहा है कि अनमोल को उसने आखिरी बार वहां जाते हुए देखा है। अपने सभी साथियों के साथ सिकंदर उस जगह पहुंचता है जहां अनमोल जोया को लेकर घने अंधेरे से जंगल की ओर जाता है। अपने फोन के टॉर्च की रोशनी से आगे बढ़ते हुए सिकंदर और उसके सभी साथी जंगल की ओर जा रहे होते हैं। तभी सिकंदर को कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उन पैरों के निशान को देखते हुए सिकंदर कहता है, इसी रास्ते से गए हैं वो लड़का और लड़की, यहीं से। अपने सामने चारों ओर फैले हुए जंगल को देख सुशील सिकंदर से कहता है, पर भाई, इतने घने अंधेरे में हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? अब तक तो मुझे लगता है वो काफी दूर भी निकल गए होंगे, और हमें क्या पता कि वो कहां छुपे बैठे होंगे। उस सारे इलाके को देखते हुए सिकंदर अफसोस करते हुए कहने लगता है, गलती कर दी, शिकार को देखते ही उस पर झपट पड़ जाना चाहिए था। असगर भाई का ये काम मुझे करना ही होगा, कैसे ना कैसे करके हमें उन्हें पकड़ना ही होगा, और वो एंटीक उस लड़के से लेना ही होगा। जरूर वो लड़का अपने साथ वो नायाब एंटीक लेकर भागा होगा। सिकंदर की बात सुन सुशील उसे कहता है, मुझे लगता है हमें अपने और लोगों को बुलाना होगा सिकंदर भाई। सुशील सिकंदर से बात कर ही रहा होता है कि तभी सिकंदर को एक छोटी सी झाड़ी पर कुछ दिखाई देता है। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि जोया का रुमाल होता है। उस रुमाल को अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए सिकंदर कहता है, अपने आदमियों के साथ साथ हथियार लाने को भी कह देना। सिकंदर की बात सुन सुशील उससे पूछता है, हाँ भाई, सभी हथियार लाने के लिए कह दूंगा, तमंचे से लेकर बंदूक तक सब। सुशील को देखते हुए सिकंदर उसे कहता है,
बंदूक से भी बड़ा हथियार लाने के लिए बोल अपने आदमियों को। वहां खड़े सभी लोग सिकंदर की बात सुन उसे दंग होकर देखने लगते हैं। तभी सुशील सिकंदर से पूछता है, बंदूकों से बड़ा और कौन सा हथियार है सिकंदर भाई? हंसते हुए सिकंदर सुशील के हाथ से फोन लेता है और खुद अपने आदमियों से बात करने लगता है। अपनी जान बचाते हुए जोया और अनमोल तेजी से जंगल के रास्ते से चले जा रहे होते हैं। ठीक उसी वक्त जोया रुकते हुए अनमोल से कहती है, तेरी आंटी की दुनिया को दूर से सलाम, कभी भी तेरे साथ निकलना ही नहीं। कोई ना कोई होला अपने पीछे पड़ता ही। पहले वो टुंडा, अब बुलुलु कम था कि ये मुश्तंडे अब हमारे पीछे पड़ गए। बेगैरत कहीं के मासूम बच्चों को सताते रहते हैं। गालिजों की वजह से इतना अच्छा खाना भी छूट गया मेरा। जोया का हाथ पकड़कर अनमोल उसे कहता है, तेरी कसम काटी बाद में कर ले जोया, पर अभी चलती रहे, रुकना मत, वो जरूर हमारा पीछा करेंगे। अर्थशास्त्र को मैं ऐसे लोगों के हाथ नहीं लगने दे सकता। तभी जोया अनमोल से कहती है, तुम पुलिस को कॉल क्यों नहीं करता? जोया की बात सुन अनमोल उसे कहता है, कहा ना जोया, ऐसे मौके पर मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर पुलिस भी उनके साथ मिली हुई हो तो मैं सलीम भाई को कॉल करूंगा, पर इससे पहले हमें उन लोगों से दूर एक सेफ जगह पर पहुंचना होगा। चलती रहे जोया, हम जितनी दूर जाएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। थकी हुई जोया अंधेरे में चलते हुए अनमोल से कहती है, ठीक है चलती हूँ बाप, खाली पेट भी चलना पड़ रहा है उन मुश्तंडों के कारण। देखना, ऊपर वाला सबसे नीचे वाले दोजाख में डालेगा उन लोगों को। जोया को खींचते हुए अनमोल उसे कहता है, अरे चलते हुए भी तो बद्दुआएं दे सकती है उन्हें। जवाब में जोया अनमोल से कहती है, अरे तू भी तो चलते हुए सलीम भाई को कॉल कर सकता है ना, जल्दी कॉल कर उन्हें, अंडर कवर कॉप है वो, ऐसे मौके पर ही काम आना है उन्हें। आज सलीम भाई पर बड़ा फक्र हो रहा है मुझे। जल्दी उन्हें कॉल कर और बिहार पुलिस से उन्हें मदद भेजने के लिए कहो। वो यहाँ पुलिस से मदद भिजवाएंगे तो धोखे की गुंजाइश नहीं रहेगी। चलते हुए अनमोल सलीम को कॉल करने लगता है, पर सलीम अनमोल का फोन उठा ही नहीं रहा होता है। चलते हुए जोया अनमोल से पूछती है, क्या हुआ, सलीम भाई फोन नहीं उठा रहे हैं क्या? फिर से कॉल मिलाते हुए अनमोल जोया से कहने लगता है, हाँ फोन नहीं उठा रहे हैं वो, लगता है साइलेंट पे डाल के बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं वो। अपने दांत पीसते हुए जोया अनमोल से कहती है, अरे वो तो अंडर कवर कॉप है, उन्हें तो 24 घंटे ड्यूटी पर रहना चाहिए, आज की तरह कहीं कोई अर्जेंसी आ गई तो? अपना सर हिलाते हुए अनमोल जोया से कहता है, ऐसा कोई कानून है क्या कि अंडर कवर को आपको 24 घंटा ड्यूटी पे रहना चाहिए? अरे आदमी है, नींद लग गई होगी, सो गए होंगे, रात के 3 बज रहे हैं अभी। अब बस ऊपर वाले से दुआ कर कि हम सही सलामत बच जाएं और सलीम भाई से जल्द ही बात हो जाए। बस एक बार सलीम भाई को हमारी स्थिति का पता लग जाए तो वो बिहार पुलिस के साथ बात कर हमारी मदद कर देंगे, पर उससे पहले हमें एक सेफ जगह जाना होगा। तभी जोया अनमोल से कहती है, ठीक है, जब तक सलीम भाई फोन नहीं उठाते या फोन नहीं करते उन्हें व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्ड करके सब कुछ बता दे। जंगल से चलते हुए अनमोल सलीम को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सब कुछ बता देता है। कुछ टाइम बीत जाने के बाद सिकंदर और उसके साथी ढाबे पर अपने और आदमियों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी वक्त सुशील सिकंदर से कहता है, भाई इन्हें आने में तो और टाइम लग जाएगा, तब तक पता नहीं वो जोया और अनमोल कहां तक निकल जा चुके होंगे। मैं तो कहता हूँ अपने आदमी आने से पहले हम उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। अगर वो काफी दूर निकल गए तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, पता नहीं वो कहां छुप कर बैठ जाए, तब तक तो पुलिस भी शायद उन्हें बचा ले। तभी सिकंदर के सामने 4 बड़ी जीप में कुछ लोग हाथ में हथियार लिए ढाबे की ओर आ रहे होते हैं। उन लोगों को देखते हुए सिकंदर सुशील से कहता है, भागने दे, इतनी दूर जाएंगे, कहीं तो रुकेंगे, कहीं तो छुपेंगे। वो इस जंगल में कहीं भी छुपे हो, मेरे हथियार उन्हें ढूंढ ही लेंगे। परेशान होते हुए सुशील सिकंदर से कह उठता है, आखिर कौन से हथियार की बात कर रहे हो भाई आप, जिसके बल पर आप उन लोगों को ढूंढने की बात कर रहे हो? जैसे ही वो 3 जीप ढाबे पर आकर रुकती है, तभी उन जीप में से कुत्तों की भौंकने की आवाजें सुनाई देती है। उन 4 बड़े खूंखार कुत्तों को देखते हुए सिकंदर कहता है, ये है मेरे वो हत्यारा, मेरे खूंखार शिकारी, हंटिंग डॉग्स। अब इनसे बचकर कहां जाएंगे वो जोया और अनमोल? वो जहां भी छुपे होंगे, मेरे ये शिकारी कुत्ते उन्हें ढूंढ निकालेंगे। उन 4 कुत्तों की ओर जाकर सिकंदर जोया का रुमाल उन्हें सुंघा देता है। उस रुमाल को सुंघाकर वो जोर से भौंकने लगते हैं, मानो वो अपने शिकार पर निकलने के लिए तैयार हो चुके हों। कैसे बचेंगे जोया और अनमोल उन खूंखार कुत्तों से?
क्या वक्त रहते मिल पाएगी जोया और अनमोल को सलीम की मदद, या कहानी लेगी कोई और दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जंगल में कई घंटे चलने के बाद जोया आखिरकार थकने लग जाती है। चलते हुए जोया अनमोल से कहती है, इतना चलना पड़ रहा है रे बाबा, चल चल के पैर दुख रहे मेरे। अच्छा सुकून से लेटकर जा रहे थे बस में हैदराबाद को, उजाड़ ये लोग आकर पीछे पड़े अपने। जोया को देखते हुए अनमोल उसे कहता है, जब तू चिढ़ी हुई होती है ना जोया, तब तेरी हैदराबादी सुनने लायक होती है, एकदम फ्लो में बाहर आती है। अपने सामने एक पेड़ को देख जोया उसके नीचे बैठते हुए अनमोल से कहती है, बस हो गया, मेरे से और नहीं चला जा रहा। अब कोई भी आया तो मैं हाथा ऊपर करके पकड़ लो बोलती, पर ये चलना नहीं होता अब। चलने से अच्छा उन गुंडों के हाथों पकड़ा जाना सही लग रहा हो मेरे को। जोया का हौसला बढ़ाते हुए अनमोल उसे कहता है, चल जोया, थोड़ी दूर और चल ले, एक सुबह भी होने आई है, अंधेरा भी धीरे धीरे छटता जा रहा है। बस एक बार सलीम भाई हमारा मैसेज देख ले तो फिर जल्दी हमें मदद भी मिल जाएगी। थकी हारी जोया अपने जगह से उठते हुए अनमोल से कहने लगती है, ठीक है चल, अभी अब उखली में सर दे ही दिया है तो फिर भुगतना भी पड़ेगा। चलते रहेंगे जब तक कि कोई ठिकाना नहीं मिल जाता। हिम्मत जुटाते हुए जोया चलने लगती है और दोनों फिर एक बार जंगल के अंदर चले ही जा रहे होते हैं। एक ओर जोया और अनमोल जंगल के अंदर जा रहे होते हैं तो वहीं सिकंदर के साथ उनका पीछा कर 15 से 20 लोग। सिकंदर और सुशील के हाथों में होते हैं उन 4 बड़े कुत्तों के पट्टे जो उन्हें जोया और अनमोल की ओर तेजी से ले जा रहे होते हैं। उन 15 से 20 लोगों के साथ चल रहे सिकंदर और सुशील के हाथों में थामे हुए होते हैं खूंखार कुत्तों के पट्टे, जो कुत्ते सीधा उन्हें जोया और अनमोल की ओर ले जा रहे होते हैं। सिकंदर के साथ चलते हुए सुशील उसे कहता है, और कितनी दूर तक गए होंगे वो सिकंदर भाई? अपने शिकारी कुत्तों के साथ चलते हुए सिकंदर सुशील से कहता है, चाहे कितनी भी अंदर तक क्यों ना गए हो वो लोग, चाहे कहीं भी छुपे बैठे हो, मेरे कुत्ते उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। बस कुछ वक्त का खेल बचा है, फिर वो मेरे गिरफ्त में होंगे। सुशील से बात करते हुए सिकंदर अपने कुत्तों के साथ तेजी से जंगल के अंदर चला जा रहा होता है। कुछ दूर और चलने के बाद जोया और अनमोल को जंगल के अंदर एक काफी पुराना खंडहर दिखाई देता है। उस खंडहर को देखते हुए अनमोल जोया से कहता है, काफी दूर आ चुके हैं हम, अगर कोई हमें ढूंढने भी निकलेगा तो कम से कम उसे 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे हम तक पहुंचने के लिए। तब तक हम उस खंडहर के अंदर जाकर आराम कर लेते हैं। बस एक बार सलीम भाई कॉल कर लें तो शांति हो जाए। जोया चलते हुए नींद में ऊँग रही होती है। उसे अनमोल की कोई भी बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही होती है। वो अपने आप को होश में लाते हुए अपना सिर हिलाती है और अनमोल से पूछती है, क्या कहा तूने? फिर से बोल मुझे, इतना सर घूम रहा है नींद के कारण कि मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। उस खंडहर को दिखाते हुए अनमोल जोया से कहता है, अरे उस खंडहर पर जाकर आराम कर लेते हैं, यही कह रहा था तुझसे। अनमोल की बात सुनकर जोया चौंकते हुए कहती है, तू वाकई में अनमोल है या कोई और? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आराम जैसे अल्फाज तेरे मुंह से निकल भी सकते हैं। जब से घंटों से चलाए जा रहा है, रुकने के लिए कह रहा है तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। जोया की हालत देखते हुए अनमोल उसे कहता है, माफ कर दे जोया, अभी उस खंडहर में चलकर तू थोड़ी देर आराम कर ले। बस एक बार हैदराबाद पहुंच जाए, उसके बाद कसम से तेरे पैर दबाऊंगा। अनमोल और जोया खंडहर की ओर जा ही रहे होते हैं, जो उनसे कुछ ही दूर की दूरी पर होता है। हैदराबाद के अपने आलीशान फ्लैट में सलीम बड़ी गहरी नींद में सो रहा होता है। सलीम अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर से उठते हुए कहता है, ठंड में नींद भी काफी मस्त आती है, वॉशरूम होकर आता हूँ, उसके बाद फिर आराम से सोऊंगा। बिस्तर से उतरकर सलीम अपनी स्लीपर पहनता है। स्लीपर पहनकर सलीम वॉशरूम की ओर जाने लगता है, पर तभी सलीम की नजर अपने टेबल पर रखे फोन पर जाती है। अपने फोन में काफी सारे मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस देख सलीम कह उठता है, ये इतने सारे मैसेजेस और कॉल्स, एक बार फोन देख लेता हूँ अपना। जैसे ही सलीम अपना फोन उठाकर चेक करने लगता है, उसमें उसे अनमोल के काफी सारे मिस्ड कॉल्स और मैसेज दिखाई देते हैं। तुरंत ही सलीम अपना व्हाट्सएप खोलता है और अनमोल का वॉइस मैसेज सुन लेता है। अनमोल की सारी बातें सुनकर सलीम के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही अपने फोन से अनमोल को कॉल लगाने लगता है।
जोया और अनमोल चलते हुए उस खंडहर की ओर आ चुके होते हैं। उस खंडहर को देखते हुए जोया कहने लगती है, ये खंडहर मेरे को अभी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा। ऊपर वाले का शुक्र है कि कम से कम थोड़ी देर के लिए आराम करने को तो मिल रहा है। जोया की बात सुनकर अनमोल उसे सहानुभूति देते हुए कहता है, थोड़ा झेल ले जोया, एक बार हैदराबाद पहुंच जाए तो फिर तुझे खूब बिरयानी खिलाऊंगा, खूब तेरी सेवा करूंगा। जैसे ही जोया आराम से बैठने जा रही होती है कि तभी अनमोल को सलीम का कॉल आता है। सलीम का फोन आता हुआ देख दोनों खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, मानो दोनों में एक नई ऊर्जा आ चुकी हो। तुरंत ही अनमोल सलीम का फोन उठाता है और कहता है, हेलो सलीम भाई, आपने मेरा मैसेज देखा कि नहीं? अनमोल की बात सुनकर सलीम उसे कहता है, पूरा मैसेज सुन लिया मैंने तेरा। पहले ये बता कि तू और जोया सुरक्षित हो कि नहीं, और अभी तुम लोग कहाँ हो? बात करते हुए अनमोल सलीम को अपना लोकेशन भेजते हुए कहता है, ये देखिए सलीम भाई, मैंने अभी आपको अपना लाइव और करंट लोकेशन दोनों ही भेज दिया है। हम लोग यहाँ जंगल के अंदर काफी अंदर तक आ चुके हैं। जल्दी आप बिहार पुलिस में बात करके हमारे लिए मदद भिजवाइए। हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। उन्हीं से बचने के लिए हम लोग जंगल के अंदर इतनी दूर तक चले आए। तभी सलीम अनमोल से कहता है, तू फिक्र मत कर अनमोल, मैं जल्दी बिहार के पुलिस कमिश्नर से बात करता हूँ और तुम लोगों के लिए मदद भिजवाता हूँ। तुम दोनों बस अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सलीम अपना फोन रख देता है। सलीम से बात कर जोया और अनमोल काफी खुश हो रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगते हुए कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में मदद मिल ही जाएगी हमें जोया, बस यहाँ पर छुप कर रहना होगा हमें। जोया खुश होते हुए अनमोल से कहती है, अब आखिरकार मैं यहाँ सुकून के आराम करूंगी, जब तक कि सलीम भाई यहाँ मदद नहीं भेज देते। जोया से बात कर अनमोल खंडहर से बाहर जाने लगता है। अनमोल को बाहर जाता हुआ देख जोया उससे पूछती है, अब तू कहाँ जा रहा है, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर? अनमोल जोया से कहता है, तू यहाँ आराम कर, मुझे पता है कि चलते चलते तुझे बड़ी प्यास लग रही थी। मैं आसपास देख कर आता हूँ, अगर पानी मिल जाए तो ले आता हूँ, मेरे बैग में बोतल भी है। अनमोल की बात सुनकर जोया उसे कहती है, मुझे अकेले छोड़कर मत जा अनमोल, रहने दे, मुझे कोई प्यास नहीं लग रही है। जोया की बात नजरअंदाज कर अनमोल बाहर की ओर जाता हुआ कहता है, अरे तू सिर्फ 2 मिनट ठहर जोया, मैं अभी आया। अनमोल बाहर की ओर जाने लगता है और जोया चिढ़ते हुए अपने आप से कहती है, ये लड़का भी किसी की नहीं सुनता। मैंने सोचा था अच्छा सुकून से बैठकर आराम करूंगी, पर अकेले इस खंडहर में मैं चैन से कैसे बैठूंगी? इसके आने के बाद यहाँ लेटकर आराम करूंगी। खंडहर के कुछ दूर बाहर निकलकर अनमोल अपने हाथ में प्लास्टिक का बोतल लिए पानी का कोई स्रोत ढूंढ रहा होता है। पानी ढूंढते ढूंढते अनमोल की नजर दूर से आ रहे कुछ लोगों पर जाती है। अनमोल सतर्क होते हुए गौर से उन्हें देखने लगता है। गौर से उन्हें देखने पर अनमोल को वही लोग दिखाई देते हैं जो ढाबे में उन्हें दिखे थे। कुत्तों के साथ आ रहे उन गुंडों को देख अनमोल समझ जाता है कि वो उन्हीं को ढूंढने वहां आए हैं। उन लोगों की वहां उपस्थिति देख अनमोल तुरंत ही जोया की ओर भागने लगता है। खंडहर के अंदर जोया बेचैन होकर टहल रही होती है। जैसे ही जोया को अनमोल दिखाई देता है, जोया खुश होते हुए उसे कहती है, तू इतनी जल्दी वापस आ गया, वाह, मिल गया तुझे पानी। अब कुछ देर यहाँ पर आराम करूंगी, अपनी सारी थकान निकालूंगी। आराम की मुद्रा में आते हुए जोया जैसे ही जमीन पर लेटने जाती है, अनमोल उसका हाथ पकड़कर भागते हुए कहता है, जल्दी हमें यहाँ से भागना होगा जोया, वो जो ढाबे वाले गुंडे थे वो अपने साथ बड़े बड़े कुत्ते लेकर आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए। गुस्से में आते हुए जोया झल्लाते हुए कहती है, हराम फिर हुआ हराम, आखिर कब तो भी खत्म होगा ये सिलसिला, चल जल्दी निकलते हैं यहाँ से। जोया का हाथ पकड़ते हुए अनमोल उसे खंडहर के बाहर ले जाता है। खंडहर से बाहर निकलकर जोया और अनमोल तेजी से जंगल के दूसरी ओर भाग रहे होते हैं। जोया और अनमोल को भागता हुआ देख सिकंदर के एक आदमी की नजर उन पर जाती है। वो आदमी सिकंदर से कहता है, वो देखिए भाई, भाग रहे हैं वो लोग। हंसते हुए सिकंदर कहने लगता है, आखिर बचकर जाएंगे कहां, शिकारी तो जाल में फंसकर ही रहेगा, बस कुछ ही देर का खेल बचा है, फिर ये लोग मेरी मुट्ठी में होंगे। हंसते हुए सिकंदर अपने चारों खूंखार कुत्तों को आजाद करते हुए कहता है, जाओ मेरे शिकारियों, पकड़ लो उन दोनों खरगोशों को। आजाद होकर वो चारों कुत्ते जोया और अनमोल को पकड़ने उनकी ओर तेजी से भाग रहे होते हैं। क्या सिकंदर पकड़ने में कामयाब हो पाएगा जोया और अनमोल को? क्या अनमोल कर पाएगा अर्थशास्त्र की रक्षा?
और क्या अनमोल और जोया बच के निकल पाएंगे उस जंगल से? किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अपनी जान बचाते हुए जोया और अनमोल सिकंदर से दूर भाग रहे होते हैं। भागते हुए जोया अनमोल से कहती है, चैन की सांस लेना हराम हो गया। सुकून से बैठेंगे बोले तो ये कुत्ते अलग पीछे पड़ गए। ऊपर वाला इन कुत्तों के पीछे डायनासोर छोड़ेगा देखना। जोया अनमोल अपनी जान बचाते हुए तेजी से जंगल की दूसरी ओर भाग रहे होते हैं। वहीं बड़ी तेजी से उनका पीछा करते हुए आ रहे होते हैं सिकंदर के 4 खूंखार कुत्ते। जोया का हाथ पकड़कर भागते हुए अनमोल जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है, उसे अपने पीछे तेजी से दौड़ते हुए कुत्ते नजर आते हैं। भागते हुए जोया उन खूंखार कुत्तों को देखते हुए कहती है, अगर ये कुत्ते हैदराबाद में मेरे पीछे पड़े होते ना तो पक्का इनको कुत्तों की लॉरी से पकड़वाती थी मैं। अम्मा अनमोल, जबान तो देख उन कुत्तों की कितनी लंबी है। जोया की बात सुनकर अनमोल भागते हुए कहता है, उनकी लंबी जबान की फिक्र छोड़ और अपने लंबे लंबे कदम बढ़ा। डोबरमैन रॉटविलर नस्ल के कुत्ते हैं वो, एक बार इंसान को पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। तेजी से भागते हुए जोया ऊपर देखते हुए कहती है, या खुदा, क्या मोटे सटके कुत्ते हैं ये। इनमें से एक भी काट लिया तो 14 की जगह 34 इंजेक्शन लेना पड़ता मेरे को। बस एक इनसे बचा दे प्लीज। जोया और अनमोल तेजी से भाग रहे होते हैं कि तभी उन्हें अपने सामने एक बहती हुई नदी दिखाई देती है। उस नदी को अपने सामने देखकर जोया और अनमोल तुरंत ही रुक जाते हैं। नदी को देखते हुए जोया कहती है, आगे खाई है तो पीछे कुआं, मेरे को तो तैरना भी नहीं आता, अब क्या करेंगे हम? उस नदी के बहाव को देखते हुए अनमोल जोया से कहता है, डर मत जोया, काफी उथला पानी है इस नदी का, हम इस पर भागते हुए दूसरी ओर जा सकते हैं। नदी का उथला पानी देख जोया और अनमोल उसमें उतर जाते हैं और भागने लगते हैं। पर तब तक सिकंदर के चारों कुत्ते अनमोल और जोया के काफी करीब पहुंच जाते हैं। जोया और अनमोल नदी के उथले पानी से होते हुए दूसरी ओर भाग रहे होते हैं कि तभी सिकंदर के चारों कुत्ते जोया और अनमोल को घेर लेते हैं। उन कुत्तों को अपने काफी करीब पाकर अनमोल और जोया और तेजी से भागने लगते हैं। पर उसी वक्त एक कुत्ता अनमोल का पैर पकड़ लेता है, जिससे अनमोल नदी के उथले पानी में गिर जाता है। पानी में गिरकर अनमोल जोया से कहने लगता है, भाग जोया भाग। गुस्से में आते हुए जोया नदी के पानी से एक बड़ा पत्थर उठाती है और कुत्ते को मारते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे भागूंगी तुझे छोड़कर, इन कुत्तों को तो मैं यहाँ से भगा कर रहूंगी। पानी से पत्थर निकालकर जोया उन कुत्तों को मार रही होती है। अनमोल भी जमीन से उठकर भागने लगता है, पर उन कुत्तों पर कोई असर नहीं होता। तभी एक कुत्ता अनमोल का बैग अपने मुंह में दबोच लेता है, जिसमें अर्थशास्त्र होता है। कुछ ही दूर खड़ी जोया अनमोल को चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ दे अनमोल, छोड़ दे उस बैग को। उस बैग को उतारकर अनमोल अपनी ओर खींचते हुए कहता है, नहीं छोड़ सकता जोया, अर्थशास्त्र है इसमें। उस बैग को एक झटके से खींचकर अनमोल उन कुत्तों को मारने लगता है। उस वजनी बैग से कुत्तों को दूर कर अनमोल उथले पानी में धीमे धीमे जोया के साथ पीछे की ओर चलने लगता है। अब चारों कुत्ते जोया और अनमोल को घेर कर खड़े हो चुके थे। तो वहीं नदी के दूसरे किनारे सिकंदर और उसके सभी साथी वहां पहुंच चुके होते हैं। अपने कुत्तों से जोया और अनमोल को घिरा हुआ देख सिकंदर हंसते हुए कहता है, हो गया खेल खत्म, अब कहां बचकर जाएंगे ये दो लोग। जहां एक और नदी के तट पर खड़े सिकंदर के चेहरे पर मुस्कान होती है, तो वहीं उसके जानवर अनमोल और जोया को देखकर अपने दांत दिखाकर गुर्रा रहे होते हैं। परेशान होते हुए जोया अपने चारों ओर देखते हुए कहती है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है अनमोल, हम चारों ओर से फंस गए हैं। जोया और अनमोल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता, वो चारों ओर से फंस चुके होते हैं। पर तभी ऊपर से एक ऐसी आवाज आती है जो अपनी ओर सभी का ध्यान आकर्षित करती है। वो आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि एक हेलीकॉप्टर की होती है। वो हेलीकॉप्टर नीचे की ओर आते हुए सीधा जोया और अनमोल के सर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। उस हेलीकॉप्टर को देखकर सिकंदर और उसके सभी साथी दंग रह जाते हैं। हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज से वहां खड़े चारों कुत्ते डरकर भाग खड़े होते हैं। तभी उस हेलीकॉप्टर से एक रस्सी की सीढ़ी जोया और अनमोल की ओर आ गिरती है। उस रस्सी को अपने सामने पाकर जोया अनमोल से कहती है, जल्दी कर अनमोल, चढ़ जा इस सीढ़ी पर। अपने छाती से बैग लगाए अनमोल उस रस्सी को पकड़कर हेलीकॉप्टर की ओर चढ़ने लगता है।
जोया भी उसके पीछे हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ने लगती है। अनमोल उस हेलीकॉप्टर पर चढ़ ही रहा होता है कि तभी नीचे खड़े सिकंदर और उसके सभी आदमी अनमोल पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। गोलियों की बौछार होता हुआ देख जोया चिल्लाकर अनमोल से कहने लगती है, जल्दी कर अनमोल, जल्दी कर। छाती पर बैग लगाए अनमोल हेलीकॉप्टर की सीढ़ी चढ़ ही रहा होता है। तभी एक गोली अनमोल के कंधे से छूकर निकल जाती है, जिससे अनमोल का बैग उसके हाथ से छूट जाता है। अनमोल का बैग इससे पहले कि नीचे गिरता, तुरंत ही अनमोल उसे पकड़ लेता है और वापस उसे अपने सीने से लगा लेता है। अपने सीने से बैग लगाकर अनमोल तेजी से सीढ़ी चढ़ने लगता है। अंत में अनमोल ऊपर हेलीकॉप्टर में पहुंच जाता है। जैसे ही अनमोल हेलीकॉप्टर में पहुंचता है, उसे अपने सामने दिखाई देता है जॉन, जो विक्रम सिन्हा का आदमी होता है। अनमोल जॉन से बिल्कुल अनजान होता है। तभी जॉन अपने हेलीकॉप्टर पर लगी मशीन गन से सिकंदर और उसके आदमियों पर बैकफायर करने लगता है। तुरंत ही अनमोल हेलीकॉप्टर में पहुंचकर जोया को ऊपर खींच लेता है और दोनों सही सलामत हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच जाते हैं। दोनों के हेलीकॉप्टर पर पहुंचने पर हेलीकॉप्टर तेजी से दूसरी ओर चला जाता है, जिससे कि जोया और अनमोल सही सलामत सिकंदर और उसके आदमियों से बचकर वहां से निकल जाते हैं। सिकंदर और उसके आदमियों से बचकर जोया और अनमोल एक राहत की सांस लेते हैं। हेलीकॉप्टर में अपने सामने खड़े शख्स से अनजान अनमोल उसे यूं ही देख रहा होता है। तभी जॉन अनमोल के आगे हाथ मिलाते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं अनमोल। जॉन को हैरानी से देखते हुए अनमोल उससे पूछता है, आप पुलिस वाले हो क्या? अपना सर हिलाते हुए जॉन अनमोल से कहता है, नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। मेरा नाम जॉन है और मैं तुम्हारी तरह विक्रम सिन्हा के लिए काम करता हूँ। जॉन की बात सुनकर अनमोल दंग रह जाता है और उसे कहता है, क्या तुम विक्रम जी के लिए काम करते हो? पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ फंस चुके हैं? अनमोल का जवाब देते हुए जॉन उसे कहता है, विक्रम जी अपने सबसे अच्छे आदमियों की हमेशा कद्र करते हैं। वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। यूं समझ लो, विक्रम जी ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए पीछे लगाया था। अथमल गोला गांव से तुम्हें एक एंटीक मिला था ना, जिसके मिलने पर ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ है। जॉन की बात सुनकर अनमोल हैरान हो जाता है और एक गहरी सोच में जाते हुए अपने मन में कहता है, इसका मतलब विक्रम जी मुझ पर नजर रखे हुए थे, पर क्यों? अनमोल को विचलित हुआ देख जॉन उसे कहता है, इतना मत सोचो अनमोल, तुम्हारी जान बच गई, बस उसी का शुक्रिया अदा करो। आज तुम्हें कुछ हो जाता तो विक्रम जी का काफी भारी नुकसान होता। मैं तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को यहाँ से सीधे हैदराबाद ले चलता हूँ, सीधे विक्रम जी के पास। तभी जोया अनमोल से कहती है, शुक्र है अनमोल कि ऐन वक्त पर विक्रम जी के आदमी ने हमें यहाँ से बचा लिया। अब हम सुरक्षित हैदराबाद पहुंच जाएंगे। तभी जॉन अनमोल से कहता है, तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ और आराम कर लो, कुछ ही देर में हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे। सलीम परेशान होते हुए अपने फ्लैट में टहल रहा होता है। तभी सलीम अनमोल को कॉल लगाता है। जैसे ही अनमोल फोन उठाता है, सलीम उसे कहता है, हेलो अनमोल, मैंने सारी पुलिस फोर्स को वहां भेजा था, पर तुम लोग वहां थे ही नहीं और कब से तेरा फोन लगा रहा हूं, पर नेटवर्क के कारण तेरा फोन नहीं लग रहा था। तुम लोग ठीक तो हो ना? कहां हो तुम लोग इस वक्त? सलीम को शांत कराते हुए अनमोल उसे कहता है, अब ठीक है सलीम भाई, वहां वो गुंडे मेरे और जोया के पीछे लग चुके थे। जैसे तैसे कर उनसे जान बचाकर निकला हूँ। मैं और जोया हैदराबाद के लिए निकल चुके हैं। बाकी की सारी बात मैं आपको आकर वहां बताता हूँ। अनमोल की बात सुनकर सलीम उसे कहता है, अपना ख्याल रखना अनमोल, और हैदराबाद पहुंचते ही मुझे फौरन मिलना, और कुछ हो तो मुझे कॉल करना। अनमोल से बात कर सलीम फोन रख देता है और एक चैन की सांस लेता है। हेलीकॉप्टर में बैठे जोया और अनमोल हैदराबाद की ओर जा रहे होते हैं। तभी जोया देखती है कि अनमोल का मूड काफी खराब हुआ होता है। अनमोल की ओर देखते हुए जोया उसे पूछती है, क्या हुआ अनमोल, अब सब कुछ तो ठीक हो गया है, फिर तू इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहा है? इतना कहकर जोया जैसे ही अनमोल के कंधे पर हाथ रखती है, तभी अनमोल के मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकल पड़ती है। जैसे ही जोया अपना हाथ को देखती है, उसमें उसे खून नजर आता है। वो खून अनमोल के कंधे से निकल रहा होता है। हैरान होते हुए जोया अनमोल से कहती है, तुझे तुझे खून कैसे निकल रहा है? तू ठीक तो है ना? बात को घुमाते हुए अनमोल जोया से कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी गिरकर चोट लग गई थी मुझे, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तू बेकार की परेशान मत हो अब। जोया अनमोल के जख्म को देखती है जो उतना गहरा नहीं होता। तभी जोया अनमोल का खराब मिजाज देखते हुए एक और बार पूछती है, छोड़ना अनमोल, जो हुआ सो हुआ, अभी अपना मूड तो सही कर ले, आखिरकार
हम इस अर्थशास्त्र को लेकर हैदराबाद पहुंचने ही वाले हैं। अपना सर हिलाते हुए अनमोल गुस्से में कहने लगता है, ये जो कुछ भी हो रहा है उस काजल की वजह से हो रहा है। एक बार हैदराबाद पहुंचने दे मुझे, फिर मैं काजल से मिलकर बात करता हूँ। उससे मिलकर उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने ये सब आखिर किया क्यों। क्या होगा जब अनमोल मिलेगा काजल से? क्या तोड़ देगा अनमोल काजल के साथ अपने रिश्तों को और कर देगा जोया से अपने प्यार का इजहार, या कहानी लेगी कोई और दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जोया और अनमोल को बचाकर दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। अनमोल को बचाकर जॉन सीधे उन्हें विक्रम सिन्हा के पास ले जा रहा होता है। तभी अनमोल देखता है कि हेलीकॉप्टर एक आलीशान मैंशन के ऊपर बने हेलीपैड पर लैंड होने जा रहा है। लैंड होते हुए अनमोल जॉन से पूछता है, ये हम कहाँ लैंड हो रहे हैं जॉन? जॉन अनमोल से कहता है, ये विक्रम सर का मैंशन है अनमोल, जहाँ वो रहते हैं। उस मैंशन की भव्यता को देखकर जोया और अनमोल हैरान हो रहे होते हैं। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर लैंड हो जाता है। जैसे ही जोया और अनमोल हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, वो अपने सामने विक्रम सिन्हा को पाते हैं। विक्रम सिन्हा अनमोल को देखते हुए कहता है, आओ अनमोल आओ, आखिरकार तुम हैदराबाद पहुंच ही गए। विक्रम सिन्हा से हाथ मिलाते हुए अनमोल उसे पूछता है, विक्रम जी, क्या आपने मेरे पीछे अपने आदमियों को लगाया था मुझ पर नजर रखने के लिए? मुस्कुराते हुए विक्रम सिन्हा अनमोल से कहता है, क्या सभी बातें तुम यही करना चाहते हो अनमोल, या फिर आराम से अंदर बैठकर चाय पीते हुए? विक्रम सिन्हा की बात सुनकर अनमोल उसे कुछ नहीं कहता। हंसते हुए विक्रम सिन्हा अपने मैंशन के अंदर जाने लगता है। विक्रम सिन्हा को वहां से जाता हुआ देख सभी उसके पीछे चलने लगते हैं। मैंशन के बड़े हॉल में बैठा विक्रम सिन्हा अपने नौकर के हाथ से चाय की 2 प्याली लेता है और इसे जोया और अनमोल के सामने रखते हुए कहता है, सुना है बहुत मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक आए हो, गरम गरम चाय पी लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे अनमोल। अनमोल की निगाहें विक्रम सिन्हा को कुछ इस तरह से देख रही होती हैं, मानो अनमोल विक्रम सिन्हा से अपने सवालों के जवाब चाहता हो। अनमोल को देखते हुए विक्रम सिन्हा उसे कहता है, मुझे लगता है कि जब तक तुम्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेंगे। पूछो अनमोल, क्या पूछना चाहते हो? विक्रम सिन्हा की बात खत्म होते ही अनमोल उसे पूछता है, मुझे बस ये जानना है विक्रम जी कि आपने मेरे पीछे जॉन को क्यों लगाया था, उसकी वजह मैं जान सकता हूँ? अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, बात असल में ये है अनमोल कि मेरा असली बिजनेस कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट का नहीं है, बल्कि एंटीक्स का है। एंटीक्स की बिजनेस से ही मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और उसी से मुझे जिंदगी में सफलता हाथ लगी। मेरे इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे हर वक्त नायाब एंटीक्स ढूंढकर उन्हें अपने क्लाइंट्स को बेचना पड़ता है। कुछ वक्त पहले जब मैं कंबोडिया से हैदराबाद आया था, तो मैंने हैदराबाद में हर जगह हर नायाब एंटीक्स के पीछे बस एक नाम सुना, और वो नाम था तुम्हारा। बस मुझे यही जानना था कि तुम इतने नायाब एंटीक्स ढूंढ कैसे लेते हो, इसीलिए मैंने जॉन को तुम्हारे पीछे लगाया था। मैं अपने लिए एक इंसान ढूंढना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए नायाब एंटीक्स खोज कर निकाल सके। सोचते हुए अनमोल विक्रम सिन्हा से पूछता है, तो क्या देखा विक्रम जी आपने, कैसे खोजता हूँ मैं एंटीक्स को, पता लगा आपको? अपने हाथ में चाय की प्याली लिए विक्रम सिन्हा अनमोल से कहता है, मुझे ये तो पता चल गया है कि जो एंटीक्स तुम ढूंढ निकालते हो उसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, पर तुम ये काम कैसे करते हो मुझे अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ अनमोल कि तुम मेरे लिए एंटीक्स खोजने का काम करो। अभी तुम मेरे लिए एंटीक्स परखने का काम करते हो ना, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एंटीक्स ढूंढो। इस काम के लिए मैं तुम्हें महीने के करोड़ों रुपए दूंगा। विक्रम सिन्हा की बात सुन अनमोल विचलित हो उठता है और उसे कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही विक्रम जी, अगर मैं एंटीक्स खोज सकता हूँ तो मैं उन एंटीक को खुद बेचकर करोड़ों कमा सकता हूँ, तो फिर मैं आपके लिए ये काम क्यों करूं? अनमोल का प्रश्न खत्म होते ही विक्रम सिन्हा अपनी चाय की प्याली नीचे रखता है। तभी विक्रम सिन्हा अनमोल को बड़े आराम से समझाते हुए कहता है, मेरे लिए काम करने का सबसे बड़ा फायदा तुम्हारे लिए ये होगा अनमोल कि चाहे तुम्हें महीने में कोई नायाब एंटीक्स मिले या ना मिले, पर महीने के करोड़ मैं तुम्हें देता ही रहूंगा। दूसरी बात, एंटीक्स को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद जो मैं कर सकता हूँ वो तुम्हें किसी से नहीं मिल सकती।
चाहे वो देश में हो या विदेश में, तुम्हें मैं पूरी सिक्योरिटी दूंगा। और तीसरी बात रही ये कि जो नायाब एंटीक्स तुम ढूंढते हो, उन एंटीक्स के सही मोल के लिए सही क्लाइंट मैं ही ला सकता हूँ। मेरे लिए काम करने में तुम्हारी पांचों उंगलियां घी में ही होंगी अनमोल, नुकसान कुछ भी नहीं। विक्रम सिन्हा की बातें सुनकर जोया धीमे से अनमोल के कान में कहती है, इससे अच्छी डील नहीं मिलेंगे अनमोल तुझे। मैं तो कहती हूँ अभी हाँ कर दे इस काम के लिए। पर अनमोल सोचते हुए विक्रम सिन्हा से कहता है, आपके काम के लिए हाँ करने से पहले मुझे ये जानना है विक्रम जी कि कहीं आप कोई इलीगल काम तो नहीं करते। मेरे पीछे आज जो लोग लगे थे वो जरूर असगर के आदमी थे, और ये वही असगर है जिसका मैंने इलीगल काम करने के लिए मना कर दिया था। तभी से वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा गंभीर होते हुए कहता है, नहीं अनमोल, मैं कोई इलीगल काम नहीं करता, और जिस असगर की तुम बात कर रहे हो मेरे होते हुए वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। जैसा मैंने तुम्हें अभी कहा, मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हारे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी। मैं असगर से बात करूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर अनमोल हैरान होते हुए उसे पूछता है, पर आप असगर को कैसे जानते हो, और भला वो आपकी बात मानेगा क्यों? अपनी जगह से उठते हुए विक्रम सिन्हा टहलते हुए अनमोल से कहता है, तुम नहीं जानते अनमोल, पर पूरे इंडिया में ऐसे 3 लोग हैं जो एंटीक्स की दुनिया में राज करते हैं। उनमें से 2 लोग इलीगल एंटीक्स का काम करते हैं, जिसमें एक असगर है, और जो तीसरा इंसान है जो एंटीक की दुनिया पर हुकूमत करता है वो हूं मैं। असगर मेरा पुराना साथी था। मेरे पुराने साथी इलीगल काम करते हैं, इसीलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया था। भले ही हम लोग अभी एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, पर हम तीनों का उसूल है कि हम एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे और एक दूसरे के आदमी पर कभी हमला नहीं करेंगे। कुछ दिन बीत जाने दो अनमोल, मैं असगर से मिलकर तुम्हारे बारे में बात जरूर करूंगा। पुलिस के कारण वो अभी छुपा हुआ है। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर अनमोल सोच विमर्श में पड़ जाता है। अनमोल को इतना भ्रमित हुआ देख विक्रम सिन्हा उसे पूछता है, क्या हुआ अनमोल, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अपनी जगह से उठते हुए अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, नहीं विक्रम जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही अनमोल अपने बैग को उठाता है, विक्रम सिन्हा उस बैग को देखते हुए पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ अनमोल कि बिहार में तुमने ये कौन सा एंटीक ढूंढ कर निकाला है? अनमोल अपने बैग से अर्थशास्त्र बाहर निकालता है। अर्थशास्त्र को निकालकर अनमोल उसे विक्रम सिन्हा को दिखाते हुए कहता है, ये अर्थशास्त्र है विक्रम जी, जिसे मैंने बिहार में खोज निकाला है। उस अर्थशास्त्र को देखकर विक्रम सिन्हा के मानो होश उड़ जाते हैं। वो उत्तेजित होते हुए अनमोल से कहता है, अद्भुत, इस नायाब चीज के आगे तो दुनिया की आधी दौलत भी कम पड़ जाए। ज्ञान का भंडार है ये एंटीक। तुम्हारा कोई जवाब नहीं है अनमोल, जो तुमने ऐसी चीज ढूंढ निकाली। क्या तुम मुझे इसे बेच सकते हो? मैं तुम्हें इसके इतने पैसे दूंगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, हर चीज पैसों से नहीं तोली जाती विक्रम जी। ये अर्थशास्त्र हमारी देश की धरोहर है। इसे तो मैं असगर को अपनी जान के बदले भी नहीं देता। अर्थशास्त्र पर तो सिर्फ हमारी सरकार का अधिकार है। मेरे एक दोस्त हैं जो पुरातन विभाग में काम करते हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि ये अर्थशास्त्र मैं सरकार के हवाले कर दूंगा। इस अर्थशास्त्र के ज्ञान से समाज को काफी फायदा होगा। अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा दंग रह जाता है। वो हंसते हुए उसे कहता है, कोई और होता तो वो इस एंटीक को बेच देता, पर तुम्हारी सोच सबसे अलग है अनमोल। ठीक है, इस एंटीक को तुम जहां चाहो वहां दे सकते हो। बैग को उठाकर अनमोल वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है विक्रम जी, मैं आपसे बाद में आकर आराम से ऑफिस में मिलता हूँ, पर अभी मुझे इजाजत दीजिए। विक्रम सिन्हा जाते हुए अनमोल को रोकते हुए कहता है, रुको अनमोल, तुम्हारे पास ये एंटीक है, अभी अकेले मत जाओ। मेरे आदमी तुम्हें घर तक छोड़ जाएंगे। उसी वक्त विक्रम सिन्हा अपने पास खड़े हुए आदमी को इशारा करता है। तभी वो आदमी अनमोल और जोया को वहां से ले जाता है, उन्हें घर तक छोड़ने के लिए। अनमोल और जोया के वहां से जाते ही विक्रम सिन्हा के पास खड़ा जॉन उससे पूछता है, ये क्या विक्रम सर, अनमोल के लिए आपने तो खजानों का भंडार ही खोल दिया। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आपने अनमोल से झूठ क्यों कहा कि आप इलीगल एंटीक का बिजनेस नहीं करते। इतना पैसा आप दे रहे हो उसे, फिर उससे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? जॉन का जवाब देते हुए विक्रम सिन्हा उसे कहता है, कुछ लोगों के उसूल उनकी जिंदगी और पैसों से बढ़कर होती है। इलीगल काम के कारण जो आदमी असगर को मना कर सकता है, बिना अपनी जान की परवाह किए वो कभी इलीगल काम नहीं करेगा। मुझे भविष्य में अनमोल जैसे शख्स की ही जरूरत है अपने बिजनेस को चलाने के लिए।
विक्रम सिन्हा की बात सुनकर जॉन उसे कहता है, तो आखिर कब तक छुपाएंगे अनमोल से आप अपने इलीगल एंटीक के बिजनेस का सच? कब तक यूं ही पैसों की बारिश करते रहोगे आप उस अनमोल पर? सोचते हुए विक्रम सिन्हा जॉन से कहता है, असगर से उसे मुझसे सिक्योरिटी मिल गई, महीने के करोड़ों मिल रहे हैं। अनमोल समझ रहा है कि ये कहानी का अंत है, पर वो ये नहीं जानता कि कहानी का आरंभ तो अब शुरू हुआ है। अभी ऐसे बहुत से राज हैं जिसका खुलना बाकी है, और सबसे बड़ी बात हमें ये पता करना है कि अनमोल के पास वो कौन सी चीज है जिसके जरिए वो इतनी नायाब चीजें खोज लेता है। जॉन से बात करते हुए विक्रम सिन्हा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। क्या कोई गलती की है अनमोल ने विक्रम सिन्हा के काम के लिए हाँ कहकर? और क्या जान पाएगा विक्रम सिन्हा अनमोल के जादुई आईने के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। विक्रम सिन्हा के कार में बैठकर जोया और अनमोल अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। उसी वक्त जोया अनमोल से कहती है, आखिरकार पहुंच ही गए हम हैदराबाद। सबसे पहले तू सलीम भाई को कॉल कर, उनसे पहले मिलकर उन्हें ये अर्थशास्त्र दे दे। जोया की बात सुनकर अनमोल अपना सर हिलाते हुए कहता है, सही कहा जोया तूने। जब तक इस अर्थशास्त्र को मैं प्रोफेसर प्रभाकर और सलीम भाई को सौंप नहीं देता, तब तक मेरे सीने पर एक बोझ पड़ा रहेगा। मैं अभी सलीम भाई को कॉल करके उन्हें मिलने के लिए कहता हूँ। तुरंत ही अनमोल अपनी जेब से फोन निकालता है और सलीम को कॉल लगाता है। जैसे ही सलीम अनमोल का फोन उठाता है, अनमोल उसे कहता है, हेलो सलीम भाई, मैं हैदराबाद पहुंच चुका हूँ। मुझे आपसे और प्रोफेसर प्रभाकर से मिलकर ये अर्थशास्त्र देना है। जल्द से जल्द मुझे मिलिए। अनमोल की बात सुनकर सलीम उसे फोन पर कहता है, तू इस वक्त कहाँ है अनमोल? तू अभी बता, मैं वहीं आ रहा हूँ। सलीम की बात खत्म होते ही अनमोल उसे कहता है, मैं अभी विक्रम सिन्हा के एक एम्प्लॉय के साथ कार में बैठकर सुरक्षित घर जा रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप सीधे प्रोफेसर प्रभाकर को मेरे घर लेकर चले आइए। बाकी की बातें हम वहीं करेंगे। अनमोल उनकी बात सुनकर सलीम उससे कहता है, नहीं अनमोल, मैं प्रोफेसर प्रभाकर को तेरे घर पर नहीं, तेरी दुकान पर आने के लिए कहता हूँ, क्योंकि प्रोफेसर प्रभाकर अपने पुरातन विभाग के काफी सारे लोगों के साथ आएंगे उस अर्थशास्त्र को लेने के लिए। मैं तेरे घर चलता हूँ, वहां से हम तेरी दुकान चले जाते हैं। मैं प्रभाकर जी को अपने साथियों को वहीं लाने के लिए कहता हूँ। सलीम की बात से सहमति जताते हुए अनमोल उसे कहता है, ठीक है सलीम भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बस आधे घंटे में घर पहुंचने वाला हूँ। आप भी जल्दी मेरे घर पहुंच जाइए। सलीम से बात कर अनमोल अपना फोन रख देता है और अपने घर पर पहुंचने का इंतजार करता है। अनमोल के घर पर डाइनिंग टेबल पर बैठा कुंदन रसोई की ओर आवाज लगाते हुए चंदा से कहता है, माँ जल्दी नाश्ता दे, मुझे काफी भूख लग रही है। रसोई में खाना बनाते हुए चंदा कुंदन से कहती है, 5 मिनट रुक जा कुंदन, तेरे लिए बढ़िया रागी के डोसे बना रही हूँ, बस अभी लेकर आई। अपनी माँ की बात सुनकर कुंदन अपने आप से कहने लगता है, रागी के डोसे सुनते ही भूख और बढ़ने लग गई है मेरी। ठीक उसी वक्त कुंदन को घर के बाहर कौवे की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते हुए कुंदन कहता है, ये कौवा आज न जाने सुबह से काऊ काऊ किए जा रहा है। मुझे लगता है आज कोई मेहमान आकर ही रहेगा इस घर पर। कुंदन अपने नाश्ते का इंतजार कर ही रहा होता है, पर ठीक उसी वक्त कुंदन को सामने से आती हुई दिखाई देती है काजल। गौर से देखने पर कुंदन को काजल कुछ परेशान दिखाई दे रही होती है। काजल को देखते हुए कुंदन अपने आप से कहने लगता है, ये लो, आखिरकार एक मेहमान आ ही गया, और ये सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? ये काजल तो काफी परेशान भी लग रही है। कुछ तो बात है कुंदन बाबू, कुछ तो बात है। चंदा कुंदन के लिए डोसा बनाकर जैसे ही बाहर लाती है, वो काजल को अपनी ओर आता हुआ देखती है। काजल को देखकर चंदा उसे कहती है, अरे काजल, तू इतनी सुबह यहाँ, कुछ काम है क्या? चंदा के प्रश्न पूछने पर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए काजल उसे कहती है, नहीं आंटी, कोई खास काम नहीं है। मैं तो बस अनमोल को यहाँ देखने आई थी, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। क्या अनमोल से मेरी बात हो सकती है? कहाँ है वो अभी? काफी दिन हो गए उससे बात नहीं किया, तो सोचा यहीं चली आऊं। अपना सिर हिलाते हुए चंदा उसे कहती है, बेटा वो किसी का फोन नहीं उठा रहा, और अनमोल अभी बिहार से लौटा नहीं है। आजकल में लौटने वाला है अनमोल। जैसे ही वो आएगा मैं कहूंगी कि फौरन तुझसे बात करे, ठीक है? चंदा की बात सुनकर काजल अपना सिर हिलाती है। ठीक उसी वक्त पीछे से वहां आते हैं राघवेंद्र, जो चंदा और काजल की बात सुन लेते हैं। नाराजगी में राघवेंद्र कहने लगते हैं, एक नंबर का नालायक है वो अनमोल। उसके दोस्त देखो कितनी फिक्र करते हैं उसकी,
फोन ना उठाने पर ये बच्ची सुबह घर चली आई। वहां नीलम को इसने इतना परेशान कर रखा था। ऐसे ऐसे लोग हैं उसकी जिंदगी में, पर उसे है कि किसी की कदर ही नहीं है। कितना टाइम हो गया हमें भी कॉल नहीं किया। आने दो उसे, जब भी आएगा अच्छा सबक सिखाऊंगा मैं उसे। राघवेंद्र की बात सुनकर चंदा उसे कहती है, आप सुबह सुबह बेवजह अपना बीपी मत बढ़ाइए। जरूर कोई काम में फंसा होगा मेरा बेटा, नालायक बिल्कुल नहीं है वो। चंदा के हाथ में रखे डोसे को देखते हुए राघवेंद्र उसे कहता है, अपने बेटे की तरफदारी करना बंद कर और इस बच्ची को नाश्ता परोस। इतना कहकर राघवेंद्र वहां से चले जाते हैं। राघवेंद्र की बात सुनकर चंदा काजल से कहने लगती है, तू बैठ जा बेटा, देख अभी अभी गर्मा गर्म डोसा डाला है मैंने, खाकर तुझे मजा आ जाएगा। तू अनमोल के बारे में सोचना छोड़ और ये नाश्ता कर ले। काजल मना करते हुए चंदा से कहती है, नहीं आंटी, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। टेबल पर बिठाते हुए चंदा काजल से कहती है, मैंने कहा ना चुपचाप बैठकर नाश्ता करो। सुबह का खाया हुआ खाना पूरे अंग को लगता है, तू इसे खत्म कर, मैं अभी तेरे लिए और डोसे बनाकर लाती हूँ। कुंदन के लिए लाया हुआ नाश्ता जैसे ही काजल के प्लेट में जाता है, कुंदन उस डोसे को देखते हुए अपने आप से कहता है, हाँ फिर सही निकला मेरा शक, आया मेहमान और खा गया मेरा नाश्ता। इतनी भूख लग रही थी मुझे, फिर इंतजार करना पड़ेगा खाने के लिए। कुछ ही देर बाद काजल अपना नाश्ता कर वहां से जाने लगती है। थैंक यू आंटी, नाश्ता सच में बहुत टेस्टी था। मैं अभी निकलती हूँ, और जैसे ही अनमोल आए ना, प्लीज उसे कहना कि मुझसे आकर जरूर मिले, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। चंदा काजल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, ठीक है काजल, जैसे ही अनमोल आएगा ना मैं उसे कह दूंगी। चंदा से बात कर काजल वहां से जाने लगती है, पर तभी वहां पर जोया के साथ अनमोल भी पहुंच जाता है। जोया के साथ अनमोल को देख काजल के तन बदन में आग सी लग जाती है। चंदा भी अनमोल को देख खुश होते हुए उसकी ओर जाती है और गले लगाते हुए कहती है, आ गया मेरा बेटा, कहाँ रह गया था तू, हमें फोन क्यों नहीं कर रहा था। अपनी माँ से गले लगते हुए अनमोल काजल को घूर कर देख रहा होता है। तभी चंदा को अनमोल के कंधे की चोट दिखाई देती है। उस चोट को देखते हुए चंदा फिक्र करते हुए अनमोल से कहती है, ये तुझे चोट कैसे लगी अनमोल? कहीं भी जाता है ऐसे ही जख्मी होकर आता है, अगली बार से कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। चंदा की फिक्र देख जोया उन्हें कहती है, अरे फिक्र मत कीजिए आंटी, गोली बस कंधे को छू कर निकली है, अंदर नहीं घुसी, जो आप इतना फिक्र कर रही हो। जोया की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। घबराते हुए चंदा कहने लगती है, ये तुझ पर गोली किसने चलाई? चंदा को शांत करते हुए अनमोल उन्हें कहता है, अरे कोई गोली नहीं चली है माँ, ये जोया मजाक कर रही है। तभी जोया हंसते हुए चंदा से कहने लगती है, मजाक कर रही थी आंटी, मजाक। बाहर मुझे मिला ये, तभी इसने मुझे बताया कि चलते हुए दीवार से खरोच लग गई थी इसे। आप टेंशन मत लो। तिरछी नजर से काजल को देखते हुए अनमोल चंदा से कहने लगता है, तेरी दुआ से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता माँ, चाहे लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें मुझे नुकसान पहुंचाने की। तभी कुंदन वहां आता है और अनमोल को गले लगाता है। कुंदन से गले लगकर अनमोल राघवेंद्र के पास जाता है और उनके पैर छूते हुए कहता है, आपके आशीर्वाद से मेरा काम सही से हुआ पापा। राघवेंद्र अनमोल से कहता है, तेरा काम ठीक हुआ ना, सफर के कारण थका हुआ लग रहा है, चल तू और जोया मिलकर नाश्ता कर ले। अनमोल से बात कर राघवेंद्र अपने कमरे में चले जाते हैं। उसी वक्त काजल अनमोल के पास जाती है और उससे पूछती है, मुझे ब्लॉक क्यों किया अनमोल, और मुझसे नाराज हो गया तुम? काजल के किसी बात का जवाब दिए बिना अनमोल चिल्लाते हुए चंदा से कहता है, माँ मैं जोया के साथ ऊपर छत पर जा रहा हूँ, प्लीज मेरा नाश्ता वही लेकर आना। अनमोल जोया के साथ छत की ओर जा रहा होता है। तभी काजल अनमोल का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते अनमोल, मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो। अपने आसपास देखते हुए अनमोल काजल से हाथ छुटाते हुए कहता है, मैं अभी तुमसे कोई बात करने के मूड में नहीं हूं, अभी तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर अनमोल जोया के साथ छत पर जाने लगता है। जोया और अनमोल को जाते हुए देख काजल अपने मन में कहती है, जरूर कोई बात है जिसकी वजह से अनमोल मुझसे इतना नाराज हुआ बैठा है, अभी मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा शायद, पहले मुझे अनमोल की नाराजगी का पता लगाना होगा। जोया और अनमोल छत पर खड़े नाश्ता कर रहे होते हैं। अनमोल के गुस्से को देख जोया उसे पूछती है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा था काजल पर, आराम से बात कर लेता उससे। चिढ़ते हुए अनमोल जोया से कहता है, उसने जो हरकत की
उसके बाद उससे कैसे आराम से बात करूं? अनमोल की बात सुनकर जोया उससे कहती है, ठीक है बाबा, जैसे बात करनी है उससे वैसे कर, पर अब तू मुझे ये बोल कि तू मुझसे क्या जरूरी बात करने वाला था। जोया की बात सुनकर अनमोल उसे कहने लगता है, वो मैं तुझसे ये कहने वाला था जोया के। अनमोल जोया से अपने प्यार का इजहार करने ही वाला होता है कि अनमोल अपने आप को रोकते हुए कहता है, इतनी भागा दौड़ी में जोया से अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया, पर अभी मैं ऐसे नहीं, बड़े स्पेशल तरीके से प्रपोज करूंगा जोया को। जोया अनमोल से कहती है, चुप क्यों हो गया? बोल, क्या बात करनी थी तुझे मुझसे? अपनी उंगली हिलाते हुए अनमोल जोया से कहता है, अभी नहीं कहूंगा, कल आराम से मिलकर किसी अच्छी सी जगह पर बताऊंगा। तभी जोया वहां से जाते हुए कहती है, अभी वक्त नहीं है मेरे पास, घर जाना है मुझे, घर नहीं जाना होता तो अभी तुझसे सब उगलवा लेती। इतना कहकर जोया वहां से जाने लगती है। तब करेगा अनमोल जोया से अपने प्यार का इजहार? क्या जल्द दोनों हो जाएंगे एक, या दोनों की प्रेम कहानी में आएगा कोई नया मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जोया के अनमोल के घर से जाने के बाद अनमोल छत पर रखी नाश्ते की प्लेट्स अपने हाथ में लिए नीचे की ओर जा रहा होता है। तभी वहां छत पर अनमोल को सलीम आता हुआ दिखाई देता है। अनमोल को देख सलीम उसे कहता है, मेरे लगते जिगर, मेरे शेर, आखिरकार हो ही गया तेरा दीदार। जल्दी बता, कहाँ है वो अर्थशास्त्र? उसे मुझे फौरन देखना है। मुस्कुराते हुए अनमोल सलीम से कहता है, अरे सलीम भाई, मैं तो आप ही के आने का इंतजार कर रहा था। चलिए नीचे चलिए, आपको और पापा को एक साथ ही दिखाता हूँ कि मैंने क्या खोज निकाला है बिहार में। छत से सीधे सलीम और अनमोल नीचे की ओर चले जाते हैं। सलीम के साथ अनमोल सीधे हॉल में पहुंचता है। हॉल में पहुंचकर अनमोल अपने कमरे में जाता है और अपने उस बैग को लाता है जिसमें अर्थशास्त्र रखा हुआ होता है। उस बैग को थामे हुए अनमोल राघवेंद्र को आवाज लगाते हुए कहता है, पापा, पापा। अनमोल की आवाज सुनकर राघवेंद्र के साथ साथ चंदा और कुंदन भी वहां चले आते हैं। अनमोल को देखते हुए राघवेंद्र उसे पूछता है, क्या हुआ, क्यों याद कर रहा है मुझे? जल्दी बोल, क्या बात है? मुझे कल के मैच का रिप्ले भी देखना है। राघवेंद्र का जवाब देते हुए अनमोल उनसे कहता है, अरे क्या पापा, देखे हुए मैच को फिर से देखने में क्या मजा है। अभी आपको ऐसी चीज दिखाता हूँ जिसे देखकर आप सब भूल जाओगे। अनमोल की बात सुनकर वहां खड़े सभी के मन में एक जिज्ञासा पनप उठती है कि आखिर अनमोल उन्हें दिखाने क्या वाला है। तुरंत ही अनमोल अपने बैग से उस अर्थशास्त्र के दोनों हिस्सों को निकालकर सेंटर टेबल पर रखते हुए कहता है, ये देखिए पापा, क्या खोज निकाला है मैंने। अर्थशास्त्र को देखकर राघवेंद्र अचंभित हो उठते हैं। राघवेंद्र धीमे धीमे उस अर्थशास्त्र की ओर बढ़ते हैं और उसे हाथ लगाकर आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगते हैं, ये तो अर्थशास्त्र है, ज्ञान का भंडार, कहाँ मिला तुझे ये? तभी अनमोल राघवेंद्र से कहता है, खुदाई के दौरान बिहार में मिला पापा। हैरान भरी नजरों से अनमोल की ओर देखते हुए राघवेंद्र उसे पूछते हैं, पर तू इसका करने क्या वाला है, और इसकी कीमत तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। उस अर्थशास्त्र को बैग में डालते हुए अनमोल कहता है, इस अर्थशास्त्र को मैंने भारतीय पुरातन विभाग को सौंपने का निश्चय किया है पापा। इस ज्ञान के भंडार की असली जगह वही है पापा। अनमोल की बात सुनकर पास खड़ा कुंदन उसे नसीहत देते हुए कहता है, अरे क्यों इतने नायाब एंटीक को सरकार को दे रहा है? क्या मिलेगा तुझे? ठेंगा। मैं तो कहता हूँ इसे बेच दे। कुंदन की बात सुनकर राघवेंद्र गुस्से में आते हुए कहते हैं, चुप कर कुंदन, अनमोल जो कर रहा है वही सही है। इस अर्थशास्त्र को बेचकर सिर्फ हमें फायदा होगा, पर वास्तविकता में इस अर्थशास्त्र से पूरे समाज को फायदा पहुंचना चाहिए। अनमोल, तूने जो सोचा है वो सही सोचा है। सौंप दे इस अर्थशास्त्र को भारतीय पुरातन विभाग को, वही इसका सही इस्तेमाल करेंगे। राघवेंद्र की बात खत्म होते ही सलीम घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, अब यहाँ से निकलते हैं अनमोल, तेरी दुकान पर प्रोफेसर प्रभाकर अपने अधिकारियों के साथ पहुंचने ही वाले होंगे। जल्दबाजी में सलीम और अनमोल वहां से जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे कुंदन भी चलने लगता है। पर तभी चंदा उन्हें रोकते हुए कहती है, ठहर जाओ तीनों, शुभ काम के लिए जा रहे हो, अपना मुंह दही शक्कर से मीठा करते हुए जाओ। तुरंत ही चंदा रसोई से दही शक्कर ले आती है और तीनों का मुंह मीठा कर देती है। चंदा के हाथ से दही शक्कर खाकर सलीम, अनमोल और कुंदन वहां से चले जाते हैं। सलीम और अनमोल
दुकान के बाहर खड़े हुए होते हैं। कुंदन अपने हाथ में दुकान की चाबी लिए दुकान का शटर खोलता है। दुकान के अंदर चलकर तीनों जैसे ही बैठते हैं, ठीक उसी वक्त दुकान के बाहर काफी सारी गाड़ियों का ताक लग जाता है। उन सभी गाड़ियों से काफी पुलिस बल बाहर निकलता है। सभी गाड़ियों को देखते हुए सलीम अनमोल से कहने लगता है प्रोफेसर साहब आ गए हैं, जल्दी दुकान के सारे लाइट्स खोलो। तभी एक कार से उतरते हुए प्रोफेसर प्रभाकर अपने सहकर्मियों के साथ दुकान के अंदर पहुंच रहे होते हैं। उन्हें आता हुआ देख कुंदन तुरंत ही दुकान के सभी लाइट्स खोल देता है। जैसे ही प्रोफेसर प्रभाकर अपने सहकर्मियों के साथ दुकान में दाखिल हो रहे होते हैं, तभी सलीम और अनमोल दुकान के दरवाजे पर खड़े होकर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए सर, आइए दुकान के अंदर। दुकान के अंदर पुरातन विभाग की 5 अधिकारी प्रोफेसर प्रभाकर के साथ आकर बैठ जाते हैं। प्रोफेसर प्रभाकर अपने पास खड़े वरिष्ठ अधिकारी को देखते हुए अनमोल से कहते हैं, अनमोल, ये है हमारे पुरातन विभाग के सबसे बड़े ऑफिसर सुब्रमण्यम सर। सुब्रमण्यम सर, ये है अनमोल। सुब्रमण्यम अनमोल से हाथ मिलाते हुए कहता है, सो यंग मैन, काफी सुना है तुम्हारे बारे में, पर वो चीज कहाँ है जिसके लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया है? सुब्रमण्यम की बात सुनकर अनमोल अपने पास पड़े बैग से अर्थशास्त्र निकालकर उन्हें थमाते हुए कहता है, ये लीजिए सर, ये रही वो चीज जिसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। जैसे ही पुरातन विभाग के लोग उस अर्थशास्त्र को देखते हैं, सभी वहां खड़े लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस अर्थशास्त्र को एक छोटी दूरबीन से परखते हुए सुब्रमण्यम कहते हैं, अद्भुत, तुम नहीं जानते अनमोल कि तुमने क्या खोज निकाला है, और सबसे बड़ी बात, इसे ना बेचकर तुमने इसे हमें देने का जो फैसला किया है वो तो सोच के परे है, क्योंकि ना तो तुम्हें इसका कोई पैसा मिलेगा और ना ही कोई नाम मिलेगा। हंसते हुए अनमोल सुब्रमण्यम से कहता है, पैसा और नाम से ज्यादा मुझे सुकून मिल रहा है सर, और इस सुकून के आगे ऐसा क्या ही चीज है। ऊपर वाले की कृपा रही तो जिंदगी में आगे खूब पैसे कमा लूंगा। बस इस अर्थशास्त्र का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए होना चाहिए, बस यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। उस अर्थशास्त्र को तुरंत ही पुरातन विभाग के लोग एक ब्रीफ केस में अच्छे से पैक करने लगते हैं। तभी सुब्रमण्यम अनमोल से हाथ मिलाते हुए कहता है, इसका इस्तेमाल हम बहुत अच्छे से करेंगे अनमोल, तुम उसकी चिंता मत करो। अब हमारा काम यहाँ हो गया है, हम यहाँ से निकलते हैं। अर्थशास्त्र को लेकर भारतीय पुरातन विभाग के लोग अनमोल की दुकान से प्रोफेसर प्रभाकर के साथ वहां से चले जाते हैं। सभी के वहां से जाते ही सलीम अनमोल से कहता है, आखिरकार हो ही गया अपना काम, पर अब मुझे ये बता कि बिहार में हुआ क्या था, एक एक चीज की जानकारी चाहिए मुझे। सलीम के साथ बैठते हुए अनमोल उसे कहता है, बैठिए सलीम भाई, एक एक चीज डिटेल में बताता हूँ आपको। अनमोल सलीम से बात कर ही रहा होता है, तभी सलीम पास खड़े कुंदन से कहता है, अरे कुंदन भाई, आपको एतराज ना हो तो मेरे लिए एक कप चाय ला दोगे? पास वाली होटल से बड़ी तलब लगी है, सुबह से पी नहीं है। हंसते हुए कुंदन सलीम से कहता है, ठीक है भाई, लेकर आता हूँ आपके लिए गर्मा गर्म ईरानी चाय, आपकी इतनी खिदमत तो कर ही सकता हूँ। सलीम से बात कर कुंदन वहां से चला जाता है। कुंदन के जाते ही अनमोल सलीम से बिहार में घटी सभी घटनाओं को बताने लगता है। अनमोल के घर से निकलकर जोया सीधे अपने घर पहुंचती है। घर के अंदर दाखिल होते हुए जोया अपने आप से खुश होते हुए कहती है, इतने दिनों में सिर्फ अम्मी अब्बू से फोन पर बात हो रही थी, अभी मुझे देखकर दोनों काफी खुश हो जाएंगे, देखना। जैसे ही जोया अपने घर के अंदर दाखिल होती है, वहां उसे सिर्फ खामोशी नजर आती है। जोया अपने अम्मी और अब्बू से मिलने के लिए बड़े जोश में होती है। वो घर के अंदर चलते हुए अपने अम्मी और अब्बू को पुकारने लगती है, अम्मी अब्बू देखो हम आ गए। कुछ देर आवाज लगाने पर हबीबा दूसरे कमरे से निकलती है। हबीबा बड़ी मायूस खड़ी होकर जोया को देख रही होती है। हबीबा को इस तरह खामोश खड़ा देख जोया उन्हें कहती है, क्या अम्मी, हम तो सोच रहे थे कि हमारे लौटने पर आप तो हमें उछलकर गले लगा लेंगी, पर आप तो मोम के पुतले की तरह खड़े हुए हो, बिल्कुल खामोश। रोज जब आपसे फोन पर बात करते थे तो हमें कहती थी कि वापस आने पर हमें गले से लगा लोगी, क्या हुआ, अब ऐसे मायूस क्यों खड़ी हुई हो? और अब्बू कहाँ है अम्मी? जोया अपनी मम्मी से बात कर ही रही होती है कि तभी जिस कमरे से हबीबा बाहर आती है, उस कमरे से जोया को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोते हुए सिसकियों की आवाज सुनकर जोया एकदम सहम उठती है। वो धीमे धीमे कमरे की ओर बढ़ते हुए अपने अम्मी से पूछती है, क्या हुआ अम्मी, ये रोने की आवाजें किसकी हैं? अपने मुंह पर हाथ लगाए हबीबा जोया का जवाब नहीं देती।
और जैसे ही जोया उस कमरे के अंदर देखती है, उसे वहां करीब 45 साल की औरत दिखाई देती है। उस औरत के बाजू बैठे हुए होते हैं अकबर अली, जो उस औरत को संभाल रहे होते हैं। उस रोते हुए औरत को देख जोया हैरान होते हुए हबीबा से पूछती है, अम्मी, क्या हुआ सफोरा खाला को? क्या रहीम चाचा से इनका झगड़ा हुआ क्या? जोया की बात सुनकर हबीबा के आंसू छलक पड़ते हैं। अपने आंसू पोंछते हुए हबीबा जोया से कहती है, जोया, सफोरा बीबी के शौहर रहीम चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। हबीबा की बात सुनकर जोया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भावुक होते हुए हबीबा से पूछती है, ये आप क्या कह रही हो अम्मी? रहीम चाचा नहीं रहे? क्या हुआ उन्हें? कैसे हुआ ये सब? जोया की बातें सुनकर कमरे के अंदर बैठे अकबर अली उसे कहते हैं, किसी ने रहीम भाई को गोली मारकर चार कमान के चौराहे पर फेंक दिया। पता नहीं किस जालिम ने ये हरकत की है। कुछ ही देर पहले कफन दफन करके आए हैं रहीम भाई का। सफोरा बीबी घर पर अकेली थी, इसलिए हबीबा इन्हें अपने साथ ले आई। रोते हुए सफोरा किलकिलाते हुए कहती है, जिस किसी ने भी मेरे शौहर को मार डालने का ये घिनौना काम किया है, ऊपर वाला उसे कभी नहीं बख्शेगा। एक रहीम के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह ने मुझे कोई औलाद भी नहीं दी। एक वही थे जो मेरी दुनिया थे, पर उन्हें भी किसी ने मार दिया। सफोरा बीबी को रोता हुआ देखकर जोया भी फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए जोया अपने मन में कहती है, मुझे पता है ये घिनौना काम किस जालिम ने किया होगा। जरूर असगर ने ही रहीम चाचा को मारा है। असगर, ये तूने सही नहीं किया। क्या होगा जब अनमोल को पता चलेगा रहीम चाचा के बारे में, और क्या भविष्य में जोया और अनमोल